सो द वेरी फर्स्ट वर्ड दैट आई हैव टेकन इज दिस। अब क्या होता है, जब भी मैं अपने बैच में अपने स्टूडेंट से बात करती हूँ, इस वर्ड के बहुत सारे डिस्टॉर्टेड उच्चारण प्रोनाउंसिएशन मैं सुनती हूँ। यहाँ पर आपके सामने वर्ड लिखा है, कोई इसको इंस्टेड बोल लेता है, तो बहुत सारे लोग इसको इंस्टेड, इंस्टैड, इंस्टेड इस तरीके से बोलते हैं। सबसे पहले इसका अर्थ समझिए, के बजाय। जब भी हमें के बजाय यानी कि चॉकलेट के बजाय खजूर खा लो, ईट डेट्स इंस्टेड ऑफ चॉकलेट्स, तो के बजाय के सेंस में हम लोग इंस्टेड को यूज करते हैं। उच्चारण पर ध्यान दिया आपने? नहीं दिया, इसलिए यहां पर इसे लिख करके भी लाए हैं। अब इसे इंस्टेड या इंस्टैड या इंस्टेड बोलना बंद करिए एंड इसको आज से ही, और अभी मेरे साथ बोलो साथ में, इट इज इंस्टेड। लाइट ए का साउंड देना है आपको। हिंदी में जो आप वर्णमाला पढ़ते हैं अपनी, उसी में आपको क्या करना है, ए राइट। वो जो ए होता है कि ए होता है, लाइट रखना है कि स्ट्रॉन्ग रखना है, वो समझने पर ध्यान दीजिए। ओ, औ, ऊ, ओ, जितने भी तुम्हारे वर्ड्स हैं सबके साउंड को पहचानो, ठीक है। नेक्स्ट हम अपना वर्ड देखते हैं फटाक से। अब इसका तो बड़ा ही फनी एक मैंने आज ही सुना, एस्कीडेंट। व्हाट इज एन एस्कीडेंट? ये एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट नहीं है। एक्सीडेंट बोलते बहुत सारे लोग। अच्छा, बहुत सारे लोगों के टी को बहुत हार्ड प्रोनाउंस करने का प्रॉब्लम होता है। अब जैसे मैं बोल रही हूं एक्सीडेंट, ट का साउंड है, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं एक्सीडेंट, ट। प्रॉपर हार्ड टी पे नहीं लैंड करना होता है। ज्यादातर जिन शब्दों के अंत में ट आता है उनको ट बोलिए, जेंटल रखिए। एक्सीडेंट बोलने की जरूरत नहीं है, ना ही डी पे बहुत जोर डालो, ना ही ट पे। एक्सीडेंट का अर्थ होता है दुर्घटना। इसको आप प्रोनाउंस कैसे करेंगे? अब जैसे मैं एक्सीडेंट बोल रही हूं, कई बार लोग एक्सीडेंट बोलते हैं ना, एक्ट नहीं करना है उसको, डेंटा नहीं करना है ना, एक्सीडेंट भी नहीं होता है वो। तो बिल्कुल बैलेंस्ड तरीके से यहां पर लिख दिया है आपके लिए। सिंपल करो, साथ में बोलो एक्सीडेंट। सब कुछ जेंटल है ना, साथ में बोलिए एक्सीडेंट। अब हिंदी में देखो, नव्या तुमने लिखा है तो पता है कैसे पढ़ने में आ रहा है, एक्सीडेंट। और बहुत बड़ी जनता है जो एक्सीडेंट बोलती है, बट इट इज नॉट एक्सीडेंट, इट इज एक्सीडेंट। डेंट, लाइट रखो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इस वर्ड को तो बेचारे बच्चे प्रोनाउंस करने में क्या से क्या बना देते हैं। जब भी कोई चीज तुमको थोड़ी अटपटी लगती है, अजीब लगती है, स्ट्रेंज लगती है, तो वहां पर हम एक वर्ड यूज करते हैं, बड़ा वियर्ड है। अब इसी को प्रोनाउंस करते वक्त कई सारे स्टूडेंट्स वर्ड, वर्ड, पता नहीं क्या क्या बोलने लगते हैं, है ना। शायद वो कोशिश कर रहे होते हैं कि हम इसको अच्छा बोलें, लेकिन उस कोशिश में गलतियां होती हैं। बहुत ही सिंप्लीफाइड इसका प्रोनाउंसिएशन आप देखिए, वियर्ड, वियर्ड, अर्ड, अर्ड पे रुको, ठीक है। आर पे ध्यान मत दो आप, आपको क्या बोलना है, वियर्ड, वियर्ड। प्रॉपर वी और अड, वी और अड, ये तुम्हारा इंडियन एक्सेंट में भी यही प्रोनाउंसिएशन है, वियर्ड, ठीक है, वियर्ड। नेक्स्ट देखिए, ये डेवलप है बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए डेवलप है। डेवलप और डेवलप, ये दो चीजें, जब भी तुम किसी चीज के विकसित होने की बात करते हो, विकास की बात करते हो, राइट, कि हमारे देश को डेवलप करने की जरूरत है, हमारे माइंडसेट को डेवलप करने की जरूरत, डेवलप कुछ नहीं होता है। जो प्रोनाउंसिएशन है, ध्यान से देखिएगा, यहां पर आपको कहना है डिवेलप, डी वेल अप, डिवेलप। प्रॉपर पहले जब बोलोगे तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग लगेगा सुनने में, पर वो धीरे धीरे डिवेलप से डेवलप बनता है, डेवलप, डेवलप, डिवेलप, डेवलप, राइट। सो अब आप डेवलप नहीं बोल रहे हो, आप डेवलप बोल रहे हो, डेवलप, ठीक है। ये एक गलती मैं भी काफी अरसे तक करती आई हूं, इसलिए समझा पाई। नेक्स्ट हमारा वर्ड है विश्वसनीय, जिसके ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं, यकीन, भरोसा कर सकते हैं। ऐसे लोगों को बहुत अलग अलग नामों से लोग बुलाते हैं, लेकिन यहां पर एक एडजेक्टिव है जो कि आप यूज कर सकते हैं उन लोगों के लिए, एंड द वर्ड इज, आप इसे क्या बोलते हैं, खुद से चेक करिए पहले, राइट। आपने चेक किया, अब अगर आपका उच्चारण इससे मैच कर रहा है, रिलायबल, रिलायबल, रिलायबल नहीं, रिलायबल नहीं होता है, रिलायबल कैसे बोलना है, रिलाय, लाई, रिलायबल,
रिलायबल। सो यहाँ पर लाई के बाद हल्का सा अ का साउंड है और फिर बल है। सो आप कैसे बोलेंगे? रिलायबल। अब देखो बहुत बार लोगों को ब जल्दी से बोलने में दिक्कत आती है, रिलायबल कर देते हैं, ब ल बिल्कुल अलग अलग साउंड करता है। रिलायबल नहीं बोलना है, बल नहीं है वो, बल है, बल। ब्लेंडिंग ऑफ साउंड बोलते हैं इसको, जब आप ब और ला को आपस में मिक्स कर देते हैं दोनों साउंड को, दिस इज कॉल्ड ब्लेंडिंग ऑफ साउंड्स एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे आप हिंदी बोलो, उर्दू बोलो, अंग्रेजी बोलो, फ्रेंच बोलो, स्पेनिश बोलो, जो बोलो, blending of sounds is very important. So don't call it reliable, call it reliable. ब, बिल्कुल ब और ल के साउंड को हमने जोड़ दिया. So make it reliable. So my father is a reliable man. My mother is a reliable parent. Of course my father is also a reliable parent. Just an example. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं अपना वर्ड ये वाला, एडमायरेबल. एडमायरेबल. अब अगर हमें कोई भी चीज तारीफ के काबिल लगती है ना, कि सरकार के द्वारा शिक्षा के दिशा में उठाए गए कदम प्रशंसनीय हैं, तारीफ के काबिल हैं, एडमायरेबल हैं. एडमायरेबल कुछ नहीं होता है. कैसे प्रोनाउंस करना है? एडमिरेबल. एडमिरेबल. इट इज नॉट एडमायरेबल. एडमायरेबल कुछ होता ही नहीं है. एडमायर वर्ब होता है ना, किसी को बहुत पसंद करना, किसी की बहुत प्रशंसा करना, उसे हम कह सकते हैं टू एडमायर, है ना. लेकिन जब इसको एडजेक्टिव बना रहे हैं तो ये क्या बन गया है भैया? लाइव और लाइक बराबर करके फटाफट पहले शेयर करिए, ठीक है, क्योंकि आपके प्रोनाउंसिएशन के लिए स्पेशल स्टेप लिया गया है, तो ये लो एनर्जी बिल्कुल नहीं चलेगी. जल्दी से शेयर करो सब लोग, ठीक है. सो नाउ यू से एडमिरेबल. माई सिस्टर इज एन एडमिरेबल पर्सन. मेरी बहन बहुत ही प्यारी है यार, उसकी तारीफ की जानी चाहिए, है ना. माई सिस्टर्स कुकिंग स्किल्स आर एडमिरेबल. मेरी बहन के खाना पकाने के स्किल्स बड़े प्रशंसनीय हैं, तो आप बोल सकते हैं, है ना. ओके, नेक्स्ट देखते हैं यहां पर ये वर्ड. जब भी ये होता है कि यार मैं यहां जब भी आती हूं ना, हमेशा मेरी गाड़ी पंचर हो जाती है, इस जगह को किसी ने श्राप दिया है, इस जगह पर कोई श्राप है ना. कहानियां छोड़ो, हम कभी कभी बोलते नहीं यार एकदम पाप हो गया है, यहां आओ जब देखो तब गाड़ी खराब हो जाती है. दिस प्लेस इज, दिस पीछे की गली इज शापित, यानी उस पर कोई श्राप है. तो आप अंग्रेजी में उस चीज को क्या बोलते हैं? कर्सिड. आज ही सुना है मैंने, ज्यादातर वर्ड्स मैंने जो आज गलत सुने हैं वही लेकर के आई हूं. तो कर्सिड नहीं होता है वो. और इस तरीके से बहुत सारे लोग एड को बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोनाउंस करते हैं. प्रोनाउंसिएशन सुनिएगा, कर्स्ड. कर्स्ड. एस और डी को ब्लेंड कर रहे हो आप यहां पर. कर्स्ड. एस और डी को आपने ब्लेंड करना है, यानी उनका मिश्रण करना है. कैसे करेंगे? कर्स्ड. कर्स्ड. मेरे साथ बोलिए, कर्सेड नहीं, कर्स्ड. 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 ठीक है, ठीक है, बहुत शानदार भैया. व्हाट्सएप स्टेटस पे क्लास लगा दी है बेटा नव्या. अब तो बस लगे रहने दो, अब तो लोग आते ही रहेंगे मुझे लगता है. बहुत शुक्रिया यार, ठीक है. अच्छा, ये देखिए ये वाला वर्ड है, हमारे पास होती है शताब्दी एक्सप्रेस. हमें अपने किसी ओपिनियन को, अभिव्यक्ति को बताना है, मतलब आपको शेयर करना है, आपके साथ अभिव्यक्त करना है, व्यक्त करना है, तब भी कहते हैं आई हैव टू एक्सप्रेस. हर चीज एक्सप्रेस नहीं है, वो जो तेज गति से काम होता है उसको हम कहते हैं एक्सप्रेस. लेकिन अपनी अभिव्यक्ति को, यानी अपनी बातों को जाहिर करने को, शेयर करने को हम कहते हैं एक्सप्रेस. ये ई का साउंड होता है भैया, यहां पर एक्सप्रेस नहीं किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है. लाइट रखो, ए नहीं, ई से बोलो और लाइट करके बोलो. एक्सप्रेस. एक्सप्रेस. आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस माई सेल्फ. आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस माई ग्रैटिट्यूड टू ऑल ऑफ यू. मैं अपना जो शुक्रिया है वो आप लोगों को तक पहुंचाना चाहूंगी, जो मैं फील कर रही हूं. सो आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस माई ग्रैटिट्यूड टू ऑल ऑफ यू. इस तरह से आपको इसे बनाना भी है और बोलना भी है, ठीक है. नहीं यार औसफ, अब तो अरसा बीत गया, तुम कहां से आज 100 साल बाद ये सवाल पूछने लग गए. अच्छा, ये वर्ड है किसी को शर्मिंदा करना, किसी को नीचा दिखाना. तो इसके लिए क्या होता है? एम्बैरेस. एम्बैरेस कर दिया, एम्बैरेस. एम्बैरेस नहीं, एम्बैरेस. एम्बैरेस. टू एम्बैरेस समवन. एम्बैरेस. अस का प्रॉपर. एम्बैरेस नहीं, एम्बैरेस.
अस का साउंड आ रहा है यहां पर। तो शी वॉज एम्बैरेस्ड बाय हर एनिमीज और शी वॉज एम्बैरेस्ड आफ्टर हर मिस्टेक। तो एम्बैरेस का मतलब हो जाता है शर्मिंदा करना, एम्बैरेस्ड का मतलब हो जाता है शर्मिंदा। तो यूज करते वक्त ध्यान भी दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है दैट इज मिस्टुक। इसको तो कोई यूज ही नहीं करता है। देखो मिस्टेक का मतलब होता है गलती, ठीक है, और मिस्टुक जो है यहां पर एक मिस्टेक के सेकंड मीनिंग की तरह यूज हो रहा है। मिस्टेक का एक और अर्थ होता है जब आप किसी चीज को मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं या किसी को कुछ गलत समझ लेते हैं। जैसे कई बार होता नहीं है कि कोई इंसान खड़ा है और हमें लगता है कि वो मेरी बहन खड़ी है या मेरा भाई खड़ा है, पर हम जाके देखते हैं तो वो कोई और निकलता है। तो वहां पर हम क्या कहते हैं, अरे आई मिसअंडरस्टूड, आई मिसटुक यू फॉर माई ब्रदर। तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, मिस्टुक, मिस्टुक, मिस्टुक। तो अब आपको इसे भी यूज करना है ना, मिस्टूक नहीं बोलना है इसको। किसी को हमने कुछ और समझ लिया, किसी और बात को कुछ और समझ लिया, किसी का मीनिंग गलत समझ लिया, तो ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग वाला वर्ड है उसी का बिल्कुल सिनोनिम होता है मिस्टुक। और दोनों को लाइट रखो, मिस्टुक, 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 लाइट, लाइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, ये क्या है, एग्जैक्टली। एग्जैक्टली मेरा यही कहने का मतलब था, दिस इज नॉट ठीक ठाक, एक्यूरेट, एग्जैक्टली। जब भी हमें ये कहना होता है कि हाँ बिल्कुल यही वाली बात हमें कहनी थी, एक्यूरेटली यही कहना था, तो हम कहते हैं एग्जैक्टली। एग्जैक्टली करने की जरूरत नहीं है, एग्जैक्टली होता है वो, एग्जैक्टली। सो हाउ डू यू से इट, यहां पर जी का साउंड है, इग, इग, जैक्ट, जैक्ट, एग्जैक्टली। सो आप जितना क्लियर साउंड करेंगे, ट्रस्ट मी, उतने इंप्रेसिव साउंड करेंगे, उतने प्रभावशाली, और शायद अथॉरिटी भी शब्दों से बहुत अच्छे से एक्सप्रेस हो पाती है फिर। तो यहां पर आप एग्जैक्टली कहना बंद करके अब एग्जैक्टली कहना शुरू करिए, पहली चीज तो। नेक्स्ट देखिए, डेंजरस। मैडम बहुत ही डेंजरस सिचुएशन में था मैं, डेंजरस कुछ नहीं होता है। द प्रोनाउंसिएशन, इसका अर्थ होता है खतरनाक, ठीक है। खतरनाक के लिए जनरली डेंजरस बहुत सुन रही हूं मैं आजकल, डेंजरस ना बोल के डेंजरस बोलिए, डेन, डेन इज द प्रोनाउंसिएशन एवरीवन, राइट। तो कैसे बोलेंगे, डेंजरस, डेंजरस, डेंजरस। अस को बहुत जेंटल करने पे, अस एकदम साफ करो, ज पे ध्यान दो। अब बहुत सारे लोग जब साफ करने चलते हैं उच्चारण को तो डेंजरस की जगह बोल देते हैं डेंजरस, इट इज वेरी डेंजरस, ये और खराब लगता है। जिसका जो उच्चारण है उसको वही बोलिए, कुछ भी ऊटपटांग ना बोलें और अनाप शनाप ना बोलें। अच्छा, एक बार फटाफट से सब लोग लाइव और लाइक बराबर कर दीजिए तो, है ना। नहीं, माई मिस्टुक कुछ नहीं होता है भैया, नाउन के फॉर्म नहीं बदलते हैं, वर्ब के फॉर्म बदलते हैं। मिस्टेक के दो अर्थ होते हैं, पहला अर्थ होता है गलती, दूसरा अर्थ होता है गलत समझ लेना। तो जब गलत समझ लेना के सेंस में यूज करेंगे आरजू गुप्ता, तब वहां पर आप लिखिएगा कि आई मिस्टुक यू। माई मिस्टुक कुछ नहीं होता है। अरे भाई दिमाग तो लगाया करो। ऑल राइट, ये वाला देखिए, इंपॉर्टेंट है मैडम, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, पता नहीं क्या बना देते हैं महत्वपूर्ण को। सिंपल सी बात को बोलने में पूरा खिलवाड़ हो जाता है उच्चारण के साथ। आपको ध्यान देना, इसको इस तरीके से बोलना है, इम्पॉर्टेंट। अगेन साउंड ब्लेंडिंग है टिंट में, इम्पॉर्टेंट। ट और न देखो, टिंट, टिंट। शायद आप ऑनलाइन की वजह से इतना ध्यान नहीं दे पाएंगे, लेकिन मैं ट और न को मिक्स कर रही हूं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, इंपॉर्टेंट। ट और तुरंत न पे स्विच, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, करेक्ट, इंपॉर्टेंट। ये ध्यान दो, लास्ट वाले पे ध्यान दो, इंपॉर्टेंट, क्योंकि ट और न के बीच में कोई वर्ड नहीं है, देयर इज नो अदर साउंड। इंपॉर्टेंट जो बोलते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं करना है, इंपॉर्टेंट। ट और न पे तुरंत स्विच है, कोई और उसमें आपको स्वर नहीं डालना है। नेक्स्ट देखिए, अरे पूरे टाइम एक गलती करते हैं बच्चे, मैम आई अटेंड योर क्लास। अटेंड ये होता है और अटेंड ये होता है। बहुत सारे लोग इसको अटेम्प्ट भी बना देते हैं। प्लीज ऐसी गलतियां मत करिए, क्योंकि ये गलतियां नहीं है, ये दुर्घटनाएं बन जाती हैं एक अंग्रेजी फैकल्टी के लिए।
ठीक है, तो प्लीज समझिए ये जो अटेन वर्ड होता है ना, ATTAIN, इसका अर्थ होता है हासिल करना। ठीक है, आई अटेन्ड पीस आफ्टर आई मेट माई मदर, है ना, जब मैं अपनी माता जी से मिली तो मैंने क्या हासिल किया? सुकून, शांति। तो यहां पर अटेन का मतलब होता है हासिल करना, अचीव करना। स्पेलिंग पर ध्यान दो और उच्चारण देखो क्या रहेगा, अटेन्ड, अटेन्ड। ये वाला जो तुम्हारा वर्ड है इसमें ए नहीं ए लगता है, वो भी लाइट, अटेंड। आई अटेंड उदिशा मैम्स क्लासेस एवरी डे, हिस्सा लेना, पार्टिसिपेट करना। आई अटेंड, अटेंड, ये अटेंड और ये अटेंड और ये अटेम्प्ट। अटेम्प्ट का मतलब होता है एफर्ट या फिर कोशिश। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं यहां पर सीरियस। ओके, हमारा जब भी कोई इंसान बड़ा गंभीर हालत में होता है, बहुत गंभीर मूड में होता है, तब हम ये यूज करते हैं सीरियस। वैसे मैंने इसका तो आज तक खराब प्रोनाउंसिएशन कम ही सुना है, लेकिन आप ये देखिए कैसे बोलेंगे, सीरियस, राइट, सीरियस, सीरियस भी लिख सकते हैं आप इसको, सीरियस, आई एम serious, I think seer and then down and then up, so serious, I think no, serious, so E is high, A is down, so serious, that's how you can draw chart also, सिखाते हैं by the way ये सब। anyway, included, शामिल करना, मुझे अब उसके ग्रुप में शामिल किया गया, मुझे उसने अपनी बातों में शामिल कर लिया। लेकिन प्रोनाउंसिएशन लोग जो है अक्सर गलत करते हैं, इंक्लूडेड, आई वॉज इंक्लूडेड इन दैट डिस्कशन, इंक्लूडेड नहीं होता है वो, इट इज नॉट इंक्लूडेड, इट इज इंक्लूडेड, क्लूड, इंक्लूडेड, इंक्लूडेड भी नहीं है, इंक्लूडेड करने की जरूरत नहीं है, इंक्लूडेड, इंक्लूडेड। तो जब तुम डेड को हल्का कर रहे हो, जेंटल कर रहे हो, तो वो ई जैसा साउंड आता है और बहुत धीरे आता है। इंक्लूडेड, इंक्लूडेड, जल्दी जल्दी बोलो, इंक्लूडेड, 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 तो वो आईडी का साउंड हो गया है। अब इंक्लूडेड करोगे तो वो ए हो जाएगा, है ना, इंक्लूडेड नहीं, इंक्लूडेड। ठीक है, आई वॉज इंक्लूडेड इन दैट डिस्कशन येस्टरडे, मुझे उस डिस्कशन का हिस्सा बनाया गया था कल। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ये वाला, इसमें तो हार्ड प्रोनाउंसिएशन की दिक्कत है। अक्सर लोग कहते हैं करेक्ट, करेक्ट, बहुत करेक्ट बोला इतना हार्ड नहीं करना है, इजी करके देखते हैं। करेक्ट, करेक्ट, क नहीं, क, लाइट क, इट इज करेक्ट, करेक्ट। जल्दी से क्या बोल रहे हो आप, क, करेक्ट नहीं बोल रहे हो आप क्या बोल रहे हो, करेक्ट, सही, करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। सो लाइटर क एंड देन रेक्ट। आई नो ये पढ़ाने में ना देखते वक्त बहुत फनी लगता है, बट अभी सामने बैठे होते 4 बार बुलवाती आपका सही हो जाता, तो आपको बोलना पड़ेगा। ठीक है मैम, मे आई नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अटेंड एंड अटेंड? आई थिंक आई ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट, यू कैन री वॉच द वीडियो आफ्टर इट्स ओवर। नेक्स्ट वर्ड इज दिस वन, जुड़ा हुआ, मिला हुआ, एट्सेट्रा। मैं भी उस कार्यक्रम में जुड़ा हुआ हूँ, या इस गलती में मैं भी मिला हुआ था, इस क्राइम में वो भी मिला हुआ था। तो मिला हुआ, जुड़ा हुआ के लिए हम वर्ड यूज करते हैं इन्वॉल्व्ड, राइट। प्रोनाउंसिएशन कैसे ठीक करेंगे इसका, इन्वॉल्व्ड, वॉल्व्ड, एल और वी का ब्लेंडिंग है यहाँ पर, इन्वॉल्व्ड। ल पे तुरंत व जा रहा है आपका, ठीक है। सो क्या कहेंगे आप, इनवॉल्व्ड, इन्वॉल्व्ड। आपका जो सेकंड एल के बाद वाला वी है वो बहुत कम साउंड कर रहा है, आप कह रहे हैं इन्वॉल्व्ड, इन्वॉल्व्ड। एम्फेसिस कहां पर है, ओ के साउंड पर है। इन्वॉल्व्ड सबसे ज्यादा क्या सुनाई देता है, ओ सुनाई देता है, इन्वॉल्व्ड। आई वॉज इन्वॉल्व्ड, है ना, तो व साउंड पर काम करिए। इन्वॉल्व्ड, इन्वॉल्व्ड नहीं होता है, बहुत सारे लोगों को व में दिक्कत आती है, व को भ बनाते हैं, बट वो मत किया करिए। व जब भी हम बोलते हैं तो हमारे ऊपर के दांत हमारे नीचे के लिप्स पे आते हैं, व। और ब जब आप बोलते हैं ब या भ, तो आपके दोनों लिप्स आपस में मिलते हैं, इसका ध्यान दीजिए, वरना आप हमेशा वर्ब को भर्ब बोलते रहेंगे और वो गलत होता है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, यह है एक महीने का नाम जो कि आप 2000 करोड़ बार तो सुन ही चुके होंगे कि ये फरवरी नहीं होता है।
हिंदी में भी इसका नाम अलग होता है अगर शुद्ध हिंदी वाला कैलेंडर देखोगे तो, लेकिन जो कॉमनली बोला जाता होता है फरवरी। ठीक है, अब घर के बच्चों को पूछो महीने का नाम बताओ तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून चालू कर देते हैं, विच इज़ इनकरेक्ट, है ना। अगर अंग्रेजी में नाम बता रहे हैं तब इस महीने का नाम हो जाता है, आप या तो बोल सकते हैं फेब्रुअरी या फिर आप बोल सकते हैं फेब्रुअरी। आर हटा दो, FEB के बाद वाला जो आर है ना वो हटा दो, आसान हो जाता है एक्चुअली। फेब्रुअरी, फेब्रुअरी, राइट, फेब्रुअरी, फेब्रुअरी, राइट। या तो आप फेब्रुअरी बोल सकते हैं या तो आप फेब्रुअरी बोल सकते हैं, फेब्रुअरी, फेब्रुअरी, इवन दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। और ज़्यादा दिक्कत है, परेशानी है कि आपको कहना है फेब, मेरा बर्थडे फेब में होता है, फरवरी, फरवरी नहीं बोलना है। कुछ इंटरेस्टिंग वर्ड्स हमारे सामने, ये वर्ड लिखा हुआ है, मैंने इसे 2016 तक फेसिशियस पढ़ा है, फेसिशियस पढ़ा है मैंने, और इससे मिलता जुलता एक और वर्ड होता है फैक्टिशियस, लेकिन ये तो फेसिशियस बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले वर्ड कितना इंटरेस्टिंग है, इसका अर्थ समझो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि जानबूझकर गंभीर स्थिति में उसको गंभीरता से नहीं लेते हैं, बल्कि वहां मजाक उड़ाते हैं, थोड़ा सा अनुचित तरीके का एक माहौल बनाते हैं, सीरियस नहीं होते हैं जब चीजों को लेकर के। तो ऐसे लोगों को हम कहते हैं फैसिशियस, फेसिशियस नहीं, फैसिशियस। जल्दी से बोलना है, फैसिशियस, मेरे साथ बोलिएगा सब लोग, फैसिशियस। ये जो मैं UH का साउंड लिखती हूं इसका प्रोनाउंसिएशन होता है अ, और इसको कहा जाता है द श्व साउंड। ठीक है, ये जो लाइट वाला अ होता है जिसमें हम कहते हैं फैसिशियस। ठीक है, जैसे फ सी श स, फैसिशियस। ठीक है, तो इसका मीनिंग भी आपने देख लिया है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, यहां पर लिखा हुआ है शरबत, राइट। लेकिन हम इसे कैसे पढ़ते हैं, शरबत, क्योंकि हम लोग शरबत पीते आए हैं, है ना। कोई मिश्राम्बू पी रहा है तो कोई रूह अफ़ज़ा पी रहा है तो कोई ठंडाई पी रहा है, कुछ तो कुछ पी रहे हैं बचपन से, है ना। तो शरबत, अरे नींबू चीनी का शरबत पी लेते हैं हमारे वहाँ। तो लोग इस वर्ड को भी ठीक उसे, अंग्रेजी में आप बात कर रहे हैं और आपको कहना है कि यार मेरा एक गिलास ठंडा शरबत पीने का मन कर रहा है। अब देखो शरबत जो है वो उर्दू वर्ड है, ठीक है, तो तुम शरबत बोलते हो उसको। लेकिन जब तुम अंग्रेजी में उसको उठा के ले आए हो, मान लो कि तुम टर्की के ओरिजिन से उसको उठा के ले आए, तुमने कहा कि चलो ये इंग्लिश का अब हिस्सा है, तो फिर उसको इंग्लिश की तरह बोलना पड़ेगा अब। सो अंग्रेजी में अगर आप ये कहेंगे कि आई वॉन्ट टू हैव अ ग्लास ऑफ शरबत, थोड़ा सा ऑकवर्ड साउंड करता है, तो उसको हम कैसे सही तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, शरबत, शरबत। ये अंग्रेजों की निशानी है भाई, वो शर और र को अक्सर साइलेंट कर देते हैं, टी को जेंटल कर देते हैं। हम कैसे बोलते हैं, शरबत, और ये लोग कैसे बोलते हैं, शरबत, शरबत, शरबत। सो एक फॉल है अगर आप बट पे ध्यान देंगे तो, शरबत, ओके। एंड मीनिंग सिंपल होता है, शरबत की बात हो रही है। इस वर्ड का पहला इस्तेमाल जो है टर्की में किधर तो हुआ, वहां से वो अरब देशों में जो है काफी पॉपुलर होता गया। ये इस वर्ड का अर्थ जो है होता था टू ड्रिंक, पीना, ठीक है। तो ये जब आते आते इसके साथ डिस्टॉर्शंस होते गए, बदलाव होते गए, तो कई दूसरे देशों में ये जाकर के एक ड्रिंक का नाम ही बन गया, ठीक है। किसी भी पेय पदार्थ को, किसी भी पेय पदार्थ को नहीं, मीठे पेय पदार्थ को शरबत कहा जाने लगा हिंदी, उर्दू में, और अंग्रेजी में शरबत, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं इसी तरीके से। ये इसको आप लोग क्या पढ़ते हैं अभी तक, नाइस पढ़ रहे हैं, नीचे पढ़ रहे हैं, ऊपर पढ़ रहे हैं, नहीं जी ऐसा कुछ भी नहीं। तो क्या होता है, ये वर्ड कहाँ पर आपको यूज करना है, जब भी आप बात करते हैं अपनी स्पेशलाइजेशन की, अपने स्पेशल एरिया की, जब आप बात करते हैं अपने एक्सपर्टीज की। तो जैसे मैं अपनी एक्सपर्टीज, अपने खास एरिया की अगर बात करूंगी तो मैं बोलूंगी कम्युनिकेशन इज माई निश। क्या बोला मैंने नीचे, नाइस नहीं, मैंने बोला कम्युनिकेशन इज माई निश, यानी कि ये बात करता है आपकी खास एक्सपर्ट एरिया की। पर्सनली आपका किसी कंपनी का एक एक्सपर्ट एरिया होता है, एक स्पेशल एरिया होता है जिसमें वो स्पेशलाइज कर रहे होते हैं, है ना। तो वैसे ही हर बंदा भी जो है स्पेशलाइज करता है, हर इंसान जो है स्पेशलाइज करता है किसी एक एरिया में। तो वहां पर जो है हम उसको बोलते हैं खास क्षेत्र या फिर निश।
प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर लिख भी दिया है निश। जैसे आप लोग घर में नाम लेते हैं निशा, तो उसमें से अ हटा दीजिए, निश बोलिए इसे। नेक्स्ट देखते हैं दिस वर्ड, रिस्पाइट बोलते हैं बहुत सारे लोग, काफी कंफ्यूजन भी इसमें रहता है, रिस्पाइट भी कम लोग दरअसल बोलते हैं। द प्रॉब्लम इज, इसका अर्थ पहले आप समझ लीजिए। अर्थ होता है थोड़ा सा आराम, थोड़ा सा विश्राम, बहुत भगदड़ में से थोड़ा सा पॉज। तो रिस्पाइट वर्ड जो है तुम्हारा, इसमें हम तो सही पढ़ रहे हैं, रिस्पाइट, रिस्पाइट ही होता है वो, बट इट इज रिस्पाइट, राइट। सो बहुत सारे लोग उसको रिस्पाइट कर, एक्चुअली रिस्पाइट इज करेक्ट, रिस्पाइट इज इनकरेक्ट। आप ध्यान दीजिएगा, रिस्पाइट, राइट। सो ये जो लाइट आई दिख रहा है, ये हल्की ई की मात्रा, और स्पाइट, ठीक है। तो जैसे स्प्राइट बोलते हो अपना कोल्ड ड्रिंक, वैसे ही स्पाइट बोलना है। नेक्स्ट वर्ड हम यहां पर देखते हैं ये, जैसे इंग्लैंड के लोगों को हम कहते हैं इंग्लिश, अमेरिका के लोगों को हम कहते हैं अमेरिकन, चाइना के लोगों को हम कहते हैं चाइनीज, इंडिया के लोगों को हम कहते हैं इंडियन। वैसे ही ऑफ कोर्स वियतनाम से जो लोग आते हैं, जो वियतनामी है हिंदी में, अंग्रेजी में उनको कहा जाता है ये वर्ड, राइट। और प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाता है यहाँ पर, इट इज वेरी सिंपल, वियतनामीज, इट इज नॉट वियतनामीज, इट इज नॉट वियतनामीज, क्योंकि कंट्री का नाम डेफिनेटली वियतनाम है। The country is Vietnam, but the people of Vietnam are called Vietnamese. Vietnamese. जैसे एक सवाल है, नेपाल के लोगों को आप क्या बोलते हैं? हिंदी में आप नेपाली कहते हैं, बट अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो ये सोचिए, बिल्कुल रखसेम। भूटान के लोगों को आप कैसे प्रोनाउंस करते हैं? तो ये चेक करिएगा जरा सा। नेक्स्ट, अच्छा ठीक है, यहाँ पर हम वो लगाना भूल गए हैं, एनिमेशन। बहरहाल चलो यहाँ से शुरू करते हैं। तो दो चीजें, दो मीनिंग्स आप समझिएगा। वल्नरेबल आपका वर्ड है, ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन यहां पर लिखा हुआ है, वल्नरेबल नहीं बोलना है, ठीक है। वल्नरेबल और वल्नरेबल बिल्कुल भी ना बोलें, लाइट रखिए प्रोनाउंसिएशन, वल न र बल, वल्नरेबल, वल्नरेबल, रबल बोल रही हूं ना मैं, वल्नरेबल नहीं बोल रही हूं। अच्छा, वल्नरेबल कौन से प्रकार के लोग होते हैं? कभी कभी होता है लड़ाई झगड़ा हो जाता है, या हम लोग दुखी होते हैं, तो हम लोग बहुत ज्यादा सेंसिटिव होके बैठे होते हैं, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल रोना चाहते हैं, अपने दुख बांटना चाहते हैं, ओवर शेयर करना चाहते हैं, तो कहा जाता है शी इज वेरी वल्नरेबल राइट नाउ। अभी वो बहुत ज्यादा वल्नरेबल हो रखी है, ओके। और असुरक्षित, असुरक्षित यानी ओपन टू बी हार्म्ड, ओपन टू डेंजर। जो लोग या जो भी चीज खतरे के करीब होती है या उसको खतरा पहुंच सकता है, ऐसी चीजों को हम कहते हैं वल्नरेबल। ही इज इन अ वेरी वल्नरेबल पोजिशन, यानी अभी एक बहुत ही असुरक्षित जोन में है वो। तो वल्नरेबल तुम्हारा वर्ड है, दो मीनिंग्स हैं, ध्यान से यूज करना। नेक्स्ट देखते हैं हमारा ये वर्ड। देखो, जैसे अभी मैंने तुम्हें बताया कि जो तुम्हारा वर्ड है शरबत, दैट वाज ओके, वो वर्ड जो है उसका जन्म हुआ था टर्की में कहीं, और फिर वो सारी दुनिया में ट्रैवल करके हर तरफ पहुंच गया। तो ये जो आप एक शब्दों के का पूरा ओरिजिन पढ़ते हैं ना, शब्दों की बनावट को देखते हैं कि इसका उत्थान कहाँ हुआ था, ओरिजिन कहाँ पर हुआ था, लेट अस से, एंड उसके बाद इसके कैसे कैसे किसी देश से, किसी कल्चर से संबंध बने, और फिर ये शब्द अपने आप में बदलता चला गया। इस स्टडी को हम बोलते हैं ये वर्ड, जिसको मैं भी अभी बहुत रिसेंटली तक बहुत कंफर्टेबली कहती थी एटाइमोलॉजी। लेकिन दोस्तों आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसका प्रोनाउंसिएशन तो मैंने लिखा ही नहीं, ओ ये रहा, ठीक है, ये रहा प्रोनाउंसिएशन, इट इज एटमोलॉजी, राइट। एंड बहुत सारे लोग इसको एटमोलॉजी भी बोलते हैं, लजी। सो हाउएवर इंडियन एक्सेंट से मजबूर मैं इसे बोलूंगी एटमोलॉजी, लॉजी, क्योंकि हम बायोलॉजी कहते हैं, बायोलॉजी नहीं बोलते हैं, राइट। बायोलॉजी बोलते हो या बायोलॉजी बोलते हो, हम इंडियन एक्सेंट पे मजबूर हैं तो हम कहते हैं बायोलॉजी, ठीक है, जो कि बिल्कुल गलत नहीं है। सिमिलरली आप बायोलॉजी भी बोल सकते हैं, बायोलॉजी भी बोल सकते हैं। इस वर्ड को आप एटमोलॉजी भी बोल सकते हैं, एटमोलॉजी भी बोल सकते हैं, एटमोलॉजी, 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 ठीक है। तो कंफ्यूज हो रहे होगे, एक में मैं लॉजी बोल रही हूँ, एक में मैं लजी बोल रही हूँ, सो ध्यान देना। नेक्स्ट, एक मछली होती है, लोग खाते हैं अपेरेंटली, मुझे ज्यादा इसके बारे में पता नहीं है, लिखा जाता है सैल्मन लेकिन होता है सामन। द प्रोनाउंसिएशन इज सामन एवरीवन।
दिस इज रिटन वेरी क्लियरली। फिर आप देख लीजिए यहाँ पर जो भी आंखों के आपके डॉक्टर होते हैं उनकी स्पेलिंग ये होती है, लोग बोलते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, कुछ ऐसा ही बोलते हैं जहां तक मुझे पता है, राइट। ऑप का साउंड तो बहुत क्लियर रहता है। आप जरा ध्यान दीजिए, ये जो तुम्हारा PH होता है, इसको जब तुम फिजिक्स पढ़ते हो तो यहाँ तो फ का साउंड दे देते हो, फिर यहाँ पर फ का साउंड क्यों नहीं देते हो? देना चाहिए। द प्रोनाउंसिएशन इज ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट। लॉजिस्ट इन्होंने फिर से नहीं बोला है बिकॉज अगेन दीज आर लाइक इंग्लिश पीपल, बट इसको बोलते हैं, चलो इसको कहते हैं ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, ophthalmologist, 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 logist, logist. Notice the difference. प्रैक्टिस करो, बड़े शब्दों में काफी टाइम लगता है। डॉक्टर को, आंखों के डॉक्टर को बोलते हैं। एंड अच्छा ये देखो, ये क्या, कोई भी चीज जो गांव से जुड़ी हुई होती है, ग्रामीण होती है, उसको हम कहते हैं, ये वर्ड प्रोनाउंसिएशन रूरल। हाउ डू यू प्रोनाउंस इट? रूरल। ओके, हाउ डू यू से इट? र। एक होता है जो तुम अपनी टंग को, देखो ये बहुत बड़ा काम सिखा रही हूं, जो आपकी जबान है इसको थोड़ा पीछे पुल करिए और ऊपर को टर्न करिए, ठीक है, और अब बोलिए र। सो एक होता है रूरल और एक होता है रूरल। सो ये जो पीछे करके और ट्विस्ट करते हो या बेंड करते हो उसको, वहां पर र का साउंड आता है, र र र र र र र। सो प्लीज वर्क ऑन दिस, ये जरूरी होता है। तभी देखिए मैं कहती हूं जरूरी, बहुत सारे लोग कहते हैं जरूरी, तो देयर इज अ डिफरेंस इन दिस ऑल्सो। ज ज, प्लीज नोटिस द डिफरेंसेस एंड वर्क ऑन इट टाइम से। ये एक वर्ड है जिसको तो मुझे लगता है सारी दुनिया ही गलत प्रोनाउंस कर रही होती है, नहीं, मैं कुछ जान पहचान के लोग ऐसा ही बोलते हैं। तो जब भी कोई चीज किसी भी चीज का बेस्ट एग्जाम्पल होता है, ठीक है, जैसे अगर मैं ये कहूंगी कि एग्जाम्पल नहीं याद आ रहा, चलो मान लो मैं ये कहती हूं कि उदिशा जो है वो हाजिर जवाबी की बिल्कुल बेस्ट मिसाल है। सॉरी, आई एम ओवरस्टेपिंग, लेकिन मान लीजिए आपको ये कहना है कि उदिशा हाजिर जवाबी की मिसाल है, बेस्ट उदाहरण है, तो अंग्रेजी में आपको बस इतना कहना है, उदिशा इज द एपिटमी ऑफ विट। विट, हाजिर जवाबी। एक और वर्ड होता है, डैम डैम, व्हाट इज द वर्ड? नहीं याद आएगा, ठीक है। अभी था, दिमाग से रिलेटेड होता है, बिल्कुल जिसका दिमाग एकदम फटाक से चलता है। आप बताओ हिंदी में याद आ रहा हो तो। एनीवे, सो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? एपिटमी, राइट? एपिटमी, डोंट से एपिटोम, ओके? एपिटमी, एपिटमी, आई एम सॉरी, इवन आई सेड एपिटमी, बट इट इज अपेरेंटली एपिटमी, एपिटमी, एपिटमी। वेरी नाइस। नेक्स्ट देखते हैं, ये मैडम जी अपोस्ट्रोफी लगा दें वहां पे। अपोस्ट्रोफी ना लगाओ भैया। अपोस्ट्रोफी क्या होता है पता है? ये पंक्चुएशन मार्क होता है एक प्रकार का। पंक्चुएशन मार्क में तो बेटा क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप, कॉमा, अपोस्ट्रोफी सब आते हैं, उसी में से एक ये भी होता है। तो ये जो हवा में होता है, ये किस लिए यूज होता है? कभी पोजेशन यानी ओनरशिप दिखाने के लिए यूज होता है, और कभी किसी और कारणवश भी यूज हो जाता होगा। वैसे जहां तक मुझे पता है अभी वही याद आ रहा है। अच्छा, प्रोनाउंसिएशन देखिए, अपोस्ट्रोफी, अपोस्ट्रोफी नहीं है ये, अपोस्ट्रोफी, अपोस्ट्रोफी। प्रोनाउंस रॉन्डेवू, इट इज रॉन्डेवू। बहुत सारे लोग इसको रॉन्डेवस बोलते हैं, लेकिन इट इज रॉन्डेवू। मैं वो देखती थी, सिमी ग्रेवाल का एक इंटरव्यू शो आता था, तो उसका नाम ही था रॉन्डेवू विद सिमी ग्रेवाल, ठीक है, तो इसलिए हमें आता है ये वाला। एनीवे, अपोस्ट्रोफी, अपोस्ट्रोफी, अपोस्ट्रोफी नहीं, अपोस्ट्रोफी, ट्रफी। यहां पे देखो कितना क्लियर लिख दिया है, तुम भी बोलो, साफ करके बोलो बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए, बादाम को अंग्रेजी में हम कहते हैं ऑलमंड, एलमंड, पता नहीं कौन कौन सा, लेकिन आपका प्रोनाउंसिएशन में एल जो है साइलेंट है। द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज आमंड, आमंड। हाउ डू यू से इट? आमंड। नेक्स्ट देखिए, जो आपके द्वीपों का समूह होता है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, उसको क्या बोलते हैं? पता नहीं, बहुत ही भद्दे मैंने प्रोनाउंसिएशन सुने हैं इसके। द्वीप समूह को प्रोनाउंस करना है आपको आर्किपेलागो, आर्किपेलागो। अब अगर आप क
क की जगह हल्की सी ई की मात्रा लगाना चाहते हैं, बेझिझक लगाइए, आर्किपेलागो, 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 क पे भी रुक सकते हैं, की पे भी रुक सकते हैं, आर्किपेलागो, 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 आर्ची पार्ची ना बोलिएगा, है ना। क्या मैडम सही है या मैम, या फिर देखो मैं नहीं करूंगी रिप्लाई, ये मत करो, मैंने देखा नहीं तुम्हारा क्वेश्चन, एक ही सवाल बार बार मत पूछा करो, मैंने देखा ही नहीं है ऑनेस्टली स्पीकिंग, तो देखती हूँ तो मैं रिप्लाई कर देती हूँ, पर मेरे को पसंद नहीं है। ये जो आर्किपेलागो हिंदी में लिखा है नव्या आपने, इसी से शुरुआत होती है गलत की। आप अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, आप उसको हिंदी में लिखेंगी, भाई हिंदी और अंग्रेजी के अलग साउंड्स भी कई बार होते हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो अंग्रेजी में है ही नहीं और हिंदी के अंदर सब कुछ है, और सेम गोज फॉर दैट, भाई अंग्रेजी में भी बहुत कुछ है, हिंदी में नहीं है, तो इसीलिए मिक्स मत करो। मैंने यहाँ पर क्लियर लिखा है आर्किपेलागो, ठीक है, कि आज मैंने आपके लिए मीनिंग्स नहीं लिखे हैं, ठीक है। देखो कैरमल तुम जानते हो क्या होता है, जैसे तुम अलग अलग फ्लेवर्स की चीजें खाते हो ना, तुम वेनिला आइसक्रीम खाते हो, एक तो बहुत सारे लोग वनीला बोलते हैं, वनीला फ्लेवर है, राइट, तो इट इज वेनिला, वेनिला, राइट, तो वेनिला फ्लेवर नंबर 1। वैसे ही आपके पास होता है कैरेमल, कैरेमल नहीं होता है, दैट इज कैरमल, कैरमल, तो आपके सामने लिखा हुआ है, और बिल्कुल देखो हिंदी इंग्लिश के मिक्स से लिखा है ताकि तुम खुद से बोल करके प्रैक्टिस कर पाओ। नेक्स्ट वर्ड है हमारे सामने, इसको एंटरप्रेन्योर तो बहुत सारे लोग बोलते हैं, बट अब ये काफी कॉमन हो चुका है, तो कोई भी ऐसा बंदा जो अपना काम, अपना कोई भी इनिशिएटिव शुरू करता है, काम में लगता है, अपने आइडिया को बढ़ाने में लगता है, उस बंदे को हम कहते हैं एंटरप्रेन्योर। क्या कहते हैं? एंटरप्रेन्योर, राइट। न्योर की जगह आप एंटरप्रेन्योर भी बोल सकते हैं, प्रनर, लेकिन इंडियन एक्सेंट में न्योर को भी हम जगह देते हैं, सो एंटरप्रेन्योर या फिर एंटरप्रेन्योर, कुड बी ईदर। नेक्स्ट देखते हैं लाइब्रेरी, लाइब्रेरी नहीं होता है, इट इज लाइब्रेरी, ब्ररी। इनफैक्ट ये जो लिखा हुआ है इसको ठीक से लिख लो, BRUHREE, लाइब्रेरी, लाइब्रेरी, लाइब्रेरी नहीं बोल करके लाइब्रेरी, पुस्तकालय जहां पर आपकी किताबें रखी होती हैं सारी, उस जगह को कहते हैं लाइब्रेरी। नेक्स्ट है थर्मोमीटर, है ना, जिसे आप बुखार चेक करते हैं, उस डिवाइस का नाम क्या होता है? थर्मोमीटर। इंस्टेड ऑफ दैट थर्मोमीटर, राइट। क्या लिखा हुआ है? मॉम तो सब लोग बोल लेते हो, राइट, थर्मोमीटर, थर्मोमीटर नहीं बोलना है, थर्मोमीटर, 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 ठीक है। तो जिससे आप अपना बुखार चेक करते हैं, लोगों का बुखार चेक करते हैं, उसको बोलते हैं थर्मोमीटर। अच्छा, अभी तक भैया लाइव और लाइक बराबर नहीं हुआ है, फटाफट से एक बार शेयर भी कर दीजिए और जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट, आप सब लोग जानते हैं इसका अर्थ, और इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन आपने कॉमनली सुना हुआ है न्यूक्लियर, राइट, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर आप न्यूक्लियर बोल रहे हैं, परफेक्टली गुड, लेकिन इसी का जो आप नेटिव स्पीकर्स होते हैं अंग्रेजी के, वो कहते हैं न्यूक्लियर, राइट, एंड दैट साउंड्स अ लिटिल बेटर टू मी पर्सनली। लेकिन अगर आप बोलना चाहते हैं न्यूक्लियर, तो सबसे पहले वो करेक्ट है, उसको गलत मत समझिएगा। दूसरी चीज, आप इसको न्यूक्लियर भी बोल सकते हैं, न्यूक्लियर मत बोलना बस, ठीक है। न्यूक्लियर कुछ नहीं होता है, या तो न्यूक्लियर बोलिएगा या तो न्यूक्लियर बोलिएगा, न्यूक्लियर। देखो लिख दिया है यहाँ पर ताकि तुम समझ पाओ। नेक्स्ट है, देखो ये इसके तो दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है CLOTH। बेटा, जो थान में फैब्रिक आप खरीदते हैं और उससे सिलाते हैं जा करके, थान के कपड़े को हम कहते हैं क्लॉथ। जैसे कि दिस ड्रेस इज मेड ऑफ कॉटन क्लॉथ, कॉटन के कपड़े का बना है ये ड्रेस। तो कपड़ा जो हम रनिंग फैब्रिक होता है, यानी थान का कपड़ा होता है, उसको हम कहते हैं क्लॉथ। लेकिन जो सिले हुए कपड़े होते हैं उन्हें हम कहते हैं क्लोथ्स, क्लोथ्स, राइट, ओके। ये रहा आपका, जो सिले हुए कपड़े हैं उन्हें आप कहते हैं क्लोथ्स। योर क्लोथ्स आर ब्यूटिफुल। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए, ये आर्मी की एक रैंक होती है। स्पेलिंग देख करके लोग इसके प्रोनाउंसिएशन में कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई इसको बोलता है कॉलोनल, तो कोई कुछ बोलता है, लेकिन आपको मालूम है कि आर्मी की रैंक होती है कर्नल, 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 कॉलोनल नहीं बोलने की जरूरत है। नेक्स्ट देखिए, ये मैंने आपको कल भी सिखाया था, अनफॉर्चुनेटली रिपीट हो गया है। बादाम, जो कि एक ड्राई फ्रूट होता है, उसे हम अंग्रेजी में कहते हैं आमंड। डोंट कॉल इट आलमंड, ऑलमंड एटसेट्रा, कॉल इट आमंड, एल साइलेंट है। नेक्स्ट है हमारे सामने, पंक्ति को अंग्रेजी में हम कहते हैं क्यू। इसकी स्पेलिंग ध्यान से देखो, कई बार पहले तो ये होता था, मैं
ये लिख के सर्च किया करती हूँ, छोटी थी ऑफ कोर्स तब मुझे लगता था कि क्यू की स्पेलिंग ये होनी चाहिए, लेकिन इट इज QUEUE, ठीक है। सो क्यू इज द प्रोनाउंसिएशन, पंक्ति को अंग्रेजी में कहते हैं क्यू। आई एम स्टैंडिंग इन अ क्यू, मैं एक पंक्ति में खड़ी हूं। सो यहाँ पर आपका वर्ड है क्यू, उसका प्रोनाउंसिएशन भी क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, अभी मैंने आपसे कहा प्रोनाउंसिएशन, बहुत सारे लोग कहते हैं प्रोनाउंसिएशन, which is incorrect. It is not pronunciation or pronunciation. The pronunciation of the word is pronunciation. अब यहाँ पर स्पेलिंग देखो भाई, NUN को तुम नाउन तो नहीं पढ़ते हो ना, NOUN को तुम नाउन पढ़ते हो, तो ये जो उच्चारण की अंग्रेजी हो जाती है, दैट इज प्रोनाउंसिएशन। नेक्स्ट देखते हैं, ये फोटोग्राफी, मुझे फोटोग्राफी का शौक है, बट वो फोटोग्राफी नहीं है, फोटोग्राफी है। फोटोग्राफी, फोटोग्राफी, हाउ डू यू से इट? फोटोग्राफी। मैंने एक बार कुछ तो बहुत मेजर किया था इस केस में। देखो हाँ, फोटोग्राफ होता है, फोटोग्राफ जो एक फोटो खींचते हो ना तुम लोग, उसको क्या बोलते हो? फोटोग्राफ। लेकिन जब उसमें ग्राफी लगता है, जो आपकी स्ट्रीम का नाम है, यानी उस एरिया को हम कहते हैं फोटोग्राफी, तो मैंने क्या कहा था, प्लीज मेरी फोटोग्राफ खींच दो। कुछ वो जल्दी जल्दी में हुआ था, बट दिस इज अ जोक, काफी दिनों तक मेरी टांग खींची गई थी इस वजह से। एनीवे, सो जो इंडस्ट्री होती है, जो बेसिकली क्रिया होती है फोटो खींचने की, उसको कहते हैं, जो कला होती है फोटो खींचने की, उसे कहते हैं फोटोग्राफी। पिक्चर को कहते हैं फोटोग्राफ। सो फोटोग्राफी बट फोटोग्राफ, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अच्छा आप लोग ये क्वायर, क्वायर आर ना लगाइए यहाँ पर, क्वायर, ठीक है। देखो क्या होता है कि आपने देखा होगा, सुना होगा एक्चुअली, लोग गाना गाते हैं तो पीछे से आपको जब उनकी लाइन खत्म होती है तो बैकग्राउंड में कुछ आवाजें आती रहती हैं, आ लाइक दैट, नो। तो वो जो बहुत सारे लोग होते हैं आ करते रहते हैं, वो जो समूह होता है और बैकग्राउंड म्यूजिक देता है, उसे कहते हैं क्वायर। अच्छा, आप लोग स्कूल जाते थे तो आपकी जब असेंबली होती थी, प्रेयर्स होती थी, वहां पर लोगों का एक समूह होता था, वो म्यूजिक टीम होती थी, और वो खड़े होते थे स्टेज पे और जनरली वो लीड करते थे प्रेयर्स में, उसको भी कहते हैं क्वायर। प्रोनाउंसिएशन क्या है? क्वायर। कॉयर, कॉयर करना बंद करो, इट इज क्वायर, क्वायर, क्वा क्वा, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, अब ये एक दिन का नाम है, हिंदी में कहते हैं बुधवार, अंग्रेजी में कहते हैं वेडनेसडे। वेडनेसडे किसी भी भाषा में नहीं कहते हैं, द प्रोनाउंसिएशन इज वेडनेसडे। एंड द नेक्स्ट वर्ड दैट वी हैव इज, अगेन रिपीटेड, क्लोथ्स, ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूं। देन वी हैव दिस, देखो क्या होता है, जब आप बस में जाते हो या आप ट्रेन में जाते हो, तो आप ध्यान देते हो ना, यहाँ पर सीटें होती हैं, यहाँ पर सीटें होती हैं, ये बीच का एरिया खाली होता है, तो ये जो बीच का एरिया होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन आइजल नहीं है, द प्रोनाउंसिएशन इज आयल, 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 राइट। सो इसको जब जल्दी से बोलते तो कैसा सुनाई देता है? आयल, 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 साथ में बोल करके देखा करिए। नेक्स्ट देखते हैं, ये रहा आपका वर्ड, इसमें बी जो है हमें क्लियर दिखता है, तो कभी कभी जिन्हें नहीं मालूम होता वो कहते हैं सबटल, लेकिन सबटल नहीं है इसका प्रोनाउंसिएशन, इसका प्रोनाउंसिएशन है सटल, सटल। सटल का मतलब क्या होता है? स्मूथ, इजी। इसको यूज कर सकते हैं आप इन्हीं दो केसेस में, स्मूथ एंड इजी के केस में। कोई भी ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा विजिबल नहीं हो, बहुत ज्यादा अग्रेसिवली नोटिसेबल नहीं होती, जो उसे हम कहते हैं सटल, ठीक है। नहीं यार रुद्र, मैं बात करती हूँ ना स्टूडेंट से क्लास में, तो मुझे सुनाई देता है कि बच्चा क्या बोल रहा है। मैंने कितनी बार बताया है, देखो ये मैं सोच भी नहीं सकती थी कि कोई इसके उच्चारण को कैसे खराब कर सकता है। आजकल इंस्टाग्राम पे एक मैम वायरल हो रही हैं, वो पढ़ाती अच्छा है, मतलब मैंने पहली बार देखा है उन्हें, उसके पहले कहीं नहीं देखा था, तो वो स्पोकन इंग्लिश ही सिखा रही हैं। लेकिन उनके एक वीडियो में वो, यार अनफॉर्चुनेटली लोग बड़े ना निर्दयी होते हैं, पीपल आर वेरी मर्सीलेस, और वो वायरल करते हैं फॉर रॉन्ग रीजन। देखो एक टीचर है और वाकई सिर्फ पढ़ा रही हैं वो, ठीक है, हो सकता है उनका उच्चारण गलत हो, लेकिन वो पढ़ा तो रही है ना, तो पढ़ाना तो बिल्कुल मजाक के योग्य नहीं है, राइट। तो उन्होंने बिकॉज की जगह बिकाउज बोला,
बिकाउज, और उसके पीछे उनका इतना ज़्यादा मजाक बना दिया है, एंड आई फील बैड। अगर कोई अच्छा काम करता है तो तुम उसका मजाक उड़ाते हो, है ना, या तुम उसको वायरल नहीं करोगे, तो वो चीज़ मुझे चुभती है। मुझे लगता है कि यार लोग जो अच्छा काम कर रहे हैं कम से कम उनका इन चीज़ों से कभी भी पाला ना पड़े, है ना। सो बिकॉज नहीं होता है, बिकॉज होता है, इस पर ध्यान देना। अच्छा ये देखिए, जो हम कहते नहीं यार ये तुम अपना डिश तुमने कैसे बनाया, हमको भी बताओ इसको कैसे बनाया, पूरा प्रोसेस बताओ। वो तो जो खाने का पूरा प्रोसेस होता है, कोई भी डिश का जो प्रोसेस है उसे हम बोलते हैं रेसिपी। द प्रोनाउंसिएशन इज रेसिपी, रेसिपी नहीं रेसिपी, रेसिपी, राइट एवरीवन, इजीली रिटन हियर। मूविंग ऑन एवरीवन, सबसे पहला वर्ड आज मैं थोड़े से ऐसे वर्ड लाई हूं यार जो हम हिंदी बोलते वक्त बड़ा कॉमनली यूज करते हैं। जैसे आपने सुना होगा सरासर, अरे वो सरासर गलत है, अरे वो सरासर झूठ बोलता है। तो ये जो वर्ड हमारे पास है सरासर, इसके लिए अंग्रेजी में हम कहते हैं आउट एंड आउट। ही इज आउट एंड आउट लाइंग, ही इज आउट एंड आउट रॉन्ग। तो जब भी हमें सरासर बोलना है तो उसकी जगह हम क्या कहेंगे, आउट एंड आउट। आउट एंड आउट, आप इसका प्रोनाउंसिएशन देखिए। जब भी आप किसी शब्द को बहुत हार्ड प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि आउट एंड आउट, अगर आप बोलेंगे तो मजा नहीं आएगा। आउट एंड आउट, आउट एंड आउट, एंड करने की जरूरत नहीं है, और आउट ट नहीं करना है, ट करना है, ट। तो आप अपनी जीभ को सेंटर ऑफ द पैलेट यानी तालू के सेंटर में ना लगा करके सामने वाले ऊपर वाले दांत के जस्ट पीछे रखिए और कहिए आउट एंड आउट। जेंटल करो, सॉफ्ट टी का प्रोनाउंसिएशन दो। नेक्स्ट है बहुत खुश, ये तो बड़ा इजी सा है, लेकिन इसके लिए वर्ड है हमारे पास फ्लाइंग हाई। आज तो वो बहुत खुश है, टुडे ही इज फ्लाइंग हाई। अब फ्लाइंग, फ्लाइंग हाई, हाई हाई नहीं है वो बेटा, फ्लाइंग हाई, हाई पे ले आकर जैसे बोलते हैं ना हाई, वैसे बोलना है आपको, टुडे ही इज फ्लाइंग हाई। नेक्स्ट देखते हैं हमारा हिंदी वर्ड और इंग्लिश वर्ड दोनों, अपने मन की करता है। ही ऑलवेज फॉलोज हिज ओन वेज, वो हमेशा अपने मन की करता है, ओन वेज। उसको अपने मन की करनी होती है या वो अपने मन का मालिक है, तो कहते हैं ही हैज हिज ओन वेज, अपने ढंग की, अपने तरह की, अपने स्टाइल की करता है, ठीक है, राइट। तो ये जो आपका वर्ड होता है सरासर ना, ये जनरली नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं। आपने कभी नहीं सुना होगा कि वो सरासर परफेक्ट है, ऐसा नहीं होता। जनरली इसका कॉन्टेक्स्ट जो है वो नेगेटिव होता है, पूरी तरह से के लिए ये यूज किया जाता है, बट कॉन्टेक्स्ट नेगेटिव होता है, वैसे ही यूज करना। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर हिंदी में, यार तुम ये सुनी सुनाई बातें मत लेकर के आया करो, डोंट कम टू मी विद योर हियर से। हमारा क्या वर्ड है, हियर से, हियर से नहीं, हियर से, हियर, हियर पर ध्यान दो, हियर से। डोंट कम टू मी विद योर हियर से, ये अपनी सुनी सुनाई बातें लेकर के मेरे पास मत आओ। तो कैसे कहते हैं हम, डोंट कम टू मी विद योर हियर से। द नेक्स्ट वर्ड दैट वी हैव इज मुझसे। अगेन दिस इज अ वेरी इजी वन। तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी। सो मुझसे के लिए वी हैव, अयो ठीक है आ जाएगा, एनीवे अच्छा, इसका मैंने अंग्रेजी आपको बता दिया है, मुझसे की अंग्रेजी हो जाती है फ्रॉम मी। लेकिन किसी भी चीज पर काबू पाना, तुम्हें अपने डर पे काबू पाना चाहिए, यू शुड ओवरकम योर फियर। व्हाट इज द प्रोनाउंसिएशन, ओवरकम या फिर ओवरकम नहीं होता है, इट इज ओवरकम, ओवरकम, you should overcome your fear. So the next word that we have is आजकल। क्या कर रहे हो यार आजकल तुम, आजकल कहाँ काम करते हो तुम, आजकल कहाँ रहती हो तुम, एटसेट्रा। ये जो आजकल हमारा फ्रेज है, इसके लिए अंग्रेजी में वर्ड होता है nowadays। अब ये जो है ना, ये स्पेस हम दे के नहीं लिखते हैं, इस वर्ड में स्पेस दे करके हम नहीं लिखते हैं, प्रोनाउंसिएशन के लिए और क्लैरिटी के लिए हमने लिख दिया है। प्रोनाउंसिएशन कैसा रहेगा इसका, nowadays, नाउ अ डेज, लेकिन जब जोड़ के बोलोगे तो कैसा साउंड करेगा, नाउअडेज, नावा, नाउअडेज ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, लगन से काम करो, लगन से कोई भी जिम्मेदारी को पूरा करो। व्हाट इज लगन, ये यूपी में लगन का मतलब होता है वो टाइम पीरियड जब शादियां हो रही होती हैं, लगन चल रही है लेकिन उसकी बात नहीं कर रहे हैं, लगन की बात हम जो कर रहे हैं। इससे पहले कि मैं गिर जाऊं, मैं आपको बताना चाहती हूं कि लगन के लिए हमारे पास वर्ड होता है ये। अब इसको आप सिंपल देखोगे तो आप बोलोगे परसिवरेंस,
परसिवरेंस, परसिवरेंस बोलते हैं ना, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन इज परसिवियरेंस, परसिवियरेंस। और जब इसको कहते हैं ना कि मन लगाओ, है ना, यू नीड टू परसिवियर, परसिवियर प्रोनाउंसिएशन है और परसिवियरेंस। तुम्हारे अंदर परसिवियरेंस होना चाहिए, तुम्हारे अंदर परसिवियरेंस होना चाहिए, यानी यू नीड टू हैव सम परसिवियरेंस, है ना। ओके, सो परसिवियरेंस बोल करके देख लेना, परसिवियरेंस मत बोलना। ऐसा लग रहा है, या फिर ऐसा लगता है, या फिर ऐसा लग रहा था। लगना के लिए इन इंग्लिश वी हैव अ वर्ड सीम, राइट, इन इंग्लिश वी हैव अ वर्ड सीम। ऐसा लग रहा था, तो इसका पास्ट फॉर्म लग जाएगा इट सीम्ड टू मी। ऐसा लगता है, इट सीम्स टू मी। ऐसा लगता है और ऐसा लगता था, इट सीम्ड टू मी, इट सीम्स टू मी। सो द फ्रेज हियर इज इट सीम्ड लाइक, मुझे लगता है, इट सीम्ड टू, सॉरी, मुझे लगता था, इट सीम्ड टू मी। और ऐसा लग रहा है, मतलब किसी चीज के साथ आप तुलना कर रहे हैं, इट सीम्ड लाइक, ऐसा लग रहा था या ऐसा लगता था कि वो एक दानव है। इट सीम्ड लाइक ही इज अ मॉन्स्टर, राइट, लगता था, सो इट सीम्ड लाइक he is a monster, and that's how you use your phrase. Moving on, we have the next one, which is दृढ़ निश्चय। देखो, आपका जो वर्ड है लगन, ये होता है जब आप किसी चीज में गिव अप नहीं करना चाहते हो, यू रिफ्यूज टू गिव अप, कि यार मैं हार नहीं मानूंगा, मैं सरेंडर नहीं करूंगा, तो यू हैव परसिवियरेंस। लेकिन जब आपको पर्पस होता है आपके पास कि यार मेरे को इस महीने 10 लाख रुपए इकट्ठे करने ही करने हैं, और यही तुम्हारा पर्पस है जिसकी वजह से तुम बस लगे हुए हो, तुमको पर्पस जब ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है तब तुम कहते हो कि मैं बहुत दृढ़ निश्चय हूं इस चीज को लेकर के, वहां पर तुम्हारा वर्ड आता है ये। प्रोनाउंसिएशन क्या है? डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन नहीं, डिटर्मिनेशन, 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 दैट्स हाउ यू ब्रेक इट एंड यू लर्न इट। एंड द लास्ट फ्यू वर्ड्स दैट वी हैव, प्रेरित करना। किसी को भी जब आप प्रेरित करना चाहते हैं तो आपके पास वर्ड होता है इंस्पायर। मैं अपनी माता जी से प्रेरित हूं, आई एम इंस्पायर्ड बाय माय मदर। सो नेक्स्ट वर्ड है इसी तरीके से साफ सुथरा। साफ सुथरा के लिए क्या बोलेंगे? अरे ये घर तो बहुत ही साफ सुथरा लग रहा है, दिस हाउस लुक्स वेरी नीट एंड टाइडी, नीट एंड टाइडी। यूज दीज वंस, नो, ये बहुत कॉमन है। देखो, तुम जनरल बेसिस पे ये वर्ड्स अपना, साफ सुथरा हो जाए, सरासर हो जाए, एक्सेट्रा, ये काफी कॉमनली यूज करते हो बेटा। तो अब उन्हें रिप्लेस करो या साइड बाय साइड यूज करो। मान लो तुमने हिंदी में बोला कितना साफ सुथरा है, तुरंत वहां पर साथ में रिवाइज कर लो, दिस इज सो नीट एंड टाइडी। ठीक है, नीट एंड टाइडी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं गाइस, किसी चीज से परेशान होना। किसी भी चीज से जब आप बिल्कुल थक जाते हो, हार जाते हो, तो वहां पर आप कहते हो आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ दिस एटीट्यूड, है ना। कभी कभी लोगों के रवैये से, रवैया जिसको बोलते हो, सुना होगा यार ये इसका रवैया बड़ा खराब है, इसके इस रवैये से मैं परेशान हूं। तो पहली चीज रवैया के लिए हम कहते हैं एटीट्यूड। दूसरा, मैं थक चुकी हूं, मैंने हार मान ली है, मैं बिल्कुल किसी चीज से कंप्लीटली परेशान हो गई हूं, तो इन अंग्रेजी भी से I am sick and tired of this attitude, I am sick and tired of these problems, I am sick and tired of the traffic, right? इस तरह से आप बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बहुत दुबला होना। अगर कोई, कभी कभी ऐसा होता है, देखो पहले तो मैं सबको ये सलाह दूंगी कि किसी के भी फिजिकल फीचर्स पे कमेंट करने से पहले 100 बार सोचो, और लिटरली काउंट करके 100 बार सोचो। जब तक तुम 100 बार सोच के कंप्लीट करोगे वो इंसान जा चुका होगा, क्योंकि किसी के भी फिजिकल फीचर पे कमेंट करने का अधिकार तुम्हें नहीं है, बिकॉज ना तो उस इंसान ने खुद को फिजिकली वैसा बनाया है, ना तो तुमने उसको बनाया है, ना तो तुम उसे सुधार सकते हो, ना तो तुम उसे बिगाड़ सकते हो। तो फिजिकल जो भी चीजें हैं वो ईश्वर ने दे के भेजी हैं। सो प्लीज डू नॉट हैव एन ओपिनियन अबाउट कोई कैसा दिखता है, कोई क्या कपड़े पहना हुआ है, या किसी का वजन कैसा है, एक्सेट्रा। लेकिन अगर कोई बहुत दुबला होता है तो उसके लिए हमारे पास एक फ्रेज होता है स्किन एंड बोन्स। आफ्टर माई फ्रेंड वॉज डिस्चार्ज्ड फ्रॉम द हॉस्पिटल, ऑल शी वॉज लेफ्ट विद वॉज स्किन एंड बोन्स। शी वॉज कंप्लीटली स्किन एंड बोन्स, यानी कि बहुत पतली हो गई थी, एक्सट्रीमली दुबली हो गई थी, तो हम कहते हैं शी वॉज स्किन एंड बोन्स। एंड देन द नेक्स्ट वर्ड दैट वी हैव इज जरूरी हिस्सा। जरूरी हिस्सा को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं?
हाँ जी, कुछ लोग यहाँ पर रिवाइज करते हैं कमेंट सेक्शन में, बिल्कुल क्लियरली बातों को एज इट इज लिखते हैं, बट मेरा ये मानना है कि आप अपनी नोटबुक में लिखिए, ठीक है, तो दैट्स वो आपके लिए बेहतर होगा। चलिए, जरूरी हिस्सा या फिर किसी चीज का ऐसा पार्ट जिसको तुम हटा नहीं सकते हो, यानी मतलब अगर तुम अपनी लाइफ में देखो तो हार और जीत जो है वो लगा रहता है ना। तो हम कहते हैं कि लॉसेस आर अ पार्ट ऑफ द पार्सल, यानी कि जो भी तुम्हारी जिंदगी है या जो कुछ भी तुम कर रहे हो उसका एक हिस्सा है वो भी, है ना। अब अगर तुम नौकरी कर रहे हो तो कभी कभी दिन आते हैं जब तुम बहुत खुश होते हो, कभी कभी दिन आते हैं तुम दुखी होते हो, तो तुम कहते हो अप्स एंड डाउन्स आर अ पार्ट ऑफ द पार्सल। तो क्या कह रहे हैं आप यहाँ पर कि ये जो मेरा पार्सल है नौकरी वाला, इसका हिस्सा है अप्स एंड डाउन्स, तो उसमें परेशान नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जब भी तुम्हें लगता है कि कोई चीज के साथ एक दूसरी चीज आएगी ही आएगी, तो उसको तुम कहते हो पार्ट ऑफ द पार्सल या पार्ट ऑफ पार्सल। नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं, चहल पहल। यहाँ कितनी चहल पहल है। दिस प्लेस हैज सो मच ऑफ हसल एंड बसल। दिस प्लेस हैज सो मच ऑफ हसल एंड बसल। अब प्रोनाउंसिएशन क्या है, हस्टल लिखा है, पर हम बोल कैसे रहे हैं, हसल। हसल यहाँ पे टी साइलेंट है और बसल में तुम्हारा टी साइलेंट है, एंड देन दिस बिकम्स hustle and bustle. Moving on everyone, the next one is घिसा पिटा. We say wear and tear. ये क्या घिसा पिटा सा सामान है, this thing has so much of wear and tear. अच्छा, घिसा पिटा यानी अगर कोई चीज ओवर यूज्ड है, बहुत ज्यादा पुरानी है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल में आ चुकी है, बातें, है ना। अगर किसी की कोई बातें हैं, यार ये उदिशा वही घिसी पिटी बातें करती रहती है ना, ऐसा बोलते हैं लोग। या फिर अरे यार ये आंटी वही घिसा पिटा ज्ञान देती रहती हैं, वी से दीज थिंग्स। हालांकि ये रूड बातें हैं, लेकिन जब बातों को घिसा पिटा कहना चाहते हो तो आपको कहना चाहिए, ओ माय गॉड शी कम्स विद द सेम बनाल प्रीचिंग्स। बनाल बनाल का अर्थ होता है घिसी पिटी बातें, कोई ऐसी ज्ञान वाली बातें जो हर इंसान बोल बोल के थका चुका है सबको और खुद भी थक चुका है। नेक्स्ट हम देखते हैं, कभी कभी, यार वो कभी कभी घर आती है या वो कभी कभी ट्रैवल करती है। आई एम ट्रैवलिंग ऑन एंड ऑफ, है ना, आई एम ट्रैवलिंग ऑन एंड ऑफ, मैं कभी कभी ट्रैवल करती हूँ। आई एम क्या बोल सकते हैं, ऑन एंड ऑफ तो बड़ा कॉमन होता है यार, सब हर जगह यूज कर सकते हो कभी कभार के लिए। अगर ये भी कहना है ना कि वो मतलब उनका झगड़ा और सुलह होती रहती है, वो साथ रहते हैं फिर नहीं रहते हैं, दे टुगेदर ऑन एंड ऑफ, है ना, वो कभी कभार साथ में रहते हैं, कभी कभार अलग हो जाते हैं। आयुषी पांडे, बनाल की स्पेलिंग इज BANAL, बनाल बोलते हैं उसको, घिसी पिटी बातें, तो उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, कान खोल कर सुनना। लिसन टू मी लाउड एंड क्लियर, मेरी बात कान खोल के सुनो, लिसन टू मी लाउड एंड क्लियर, ठीक है। तो ये जो है एक और होता है, एक बार मैं कह रही हूं सुन लेना, दोबारा नहीं रिपीट करूंगी। लिसन टू मी वंस एंड फॉर ऑल, राइट, वंस एंड फॉर ऑल यानी एक बार में करो और डन करो। कोई भी एक काम जो आप एक बार में करते हो और डन कर देते हो उसको वंस एंड फॉर ऑल बोलते हैं। एक बार में किया, डन कर दिया, ठीक है। आई बिलीव ये हमारा लास्ट सेंटेंस है, विच इज इधर उधर की चीजें, ऑड्स एंड एंड्स। हाँ, ये सब बस इधर उधर की चीजें हैं थोड़ी सी, यार दीज आर जस्ट सम ऑड्स एंड एंड्स, ठीक है। तो यार कहाँ बिजी थे तुम, जस्ट इन सम ऑड्स एंड एंड्स, है ना, इधर उधर की बातों में बिजी था, इधर उधर के काम में बिजी थी, तो आई वाज जस्ट ऑक्यूपाइड विद सम ऑड्स एंड एंड्स। इस तरह से आप इस फ्रेज को यूज कर सकते हैं। पहला इडियम जो आने वाला, अच्छा एक चीज, ईडियम ना बोलिएगा, इडियम होता है, द प्रोनाउंसिएशन इज छोटी ई, जैसे इडली बोलते हो, ईडली तो नहीं बोलते, राइट, इडली, वैसे ही इडियम, इडियम आपको बोलना है, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं, पहला इडियम हमें दिख रहा है व्हिच सेज इन हॉट वाटर, किसी परेशानी की स्थिति में आ जाना। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं वाटर बॉटल, वाटर बॉटल, तो इन हॉट वाटर ऐसा भी प्रोनाउंसिएशन हो सकता है, लेकिन आपको क्या करना है, बिल्कुल हार्ड टी साउंड की जगह उसको थोड़ा सॉफ्ट करना है, आपको कहना है थ th, that is the sound. So in hot water, so t, can you hear that? जब आप इनिशियली शुरू करेंगे तो आपको लगेगा ज्यादा एक्सेंट हो रहा है, अंग्रेजों की तरह नहीं बोलना है, बट वो धीरे धीरे जब नेचुरल होता जाता है, then it becomes in hot water. What does it become? In hot
वाटर, राइट। इसका अर्थ क्या होता है बेटा? किसी भी परेशानी की स्थिति में आ जाना, ट्रबल में आ जाना, दिक्कत में आ जाना। तो यहां पर अगर आप देखें इसका सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे, बाय एक्सीडेंटली ब्रेकिंग मॉम्स फेवरेट वास सारा वॉज इन हॉट वाटर, राइट। तो आपने क्या कहा यहाँ पर कि गलती से माता जी का पसंदीदा फूलदान तोड़ देने से सारा जो है वो परेशानी में आ गई थी। सो सारा वॉज इन हॉट वाटर, हॉट वाटर, हॉट वाटर ना बोलिएगा, इट इज हॉट वाटर, correct. Moving on everyone, let's take a look at the next idiom. We have out of the blue. एक तरीका हो सकता है कि आप कहें out of the blue, out of the blue, but this is not blue, this is blue, blue. और out of को जब आप मिलाते हैं तो वो कैसा साउंड करता है? out of, out of, out of, out of the blue, right? This is very out of the blue. दिस इज सो आउट ऑफ द ब्लू, बिल्कुल अचानक से, बिना ही, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से कोई चीज जब हो जाती है तो हम उसे कहते हैं आउट ऑफ द ब्लू, राइट। आई सॉ हर आउट ऑफ द ब्लू, मैंने उसको बिल्कुल अचानक से देखा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो वहां होगी, बट आई सॉ हर आउट ऑफ द ब्लू। आउट ऑफ द ब्लू माई मदर स्टार्टेड स्कोल्डिंग मी, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेडली, अचानक से मेरी माता जी ने मुझे डांटना शुरू कर दिया। सो आउट ऑफ द ब्लू, आपका प्रोनाउंसिएशन क्या है? out of the blue, out of. Can you say that with me? Try saying it out of the blue. बिल्कुल सही है, लेकिन जब आप इसे जल्दी से बोलते हैं तो ये कैसा साउंड करता है? out of the blue, out of the blue, right? Out of the blue my mother started scolding me. Sarah received an out of the blue invitation to her high school reunion. यानी अचानक से सारा के घर एक इनविटेशन आया, उसने देखा तो वो उसके स्कूल में reunion का बुलावा था, इनविटेशन था, आमंत्रण था। तो आप कैसे कहेंगे? Sarah received an out of the blue invitation to her high school reunion. हाई नहीं बोलना है, ये जो तुम्हारा हाई स्कूल है, दिस इज हाई स्कूल, राइट। मैम आपको इतनी इंग्लिश कैसे आई? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आती। तो पैदा हुए थे तो हमें भी नहीं आती थी, आई जस्ट वर्कड ऑन इट। काम करने पे आ जाता है, और मानो मेरी बात, तो सबसे आसान होता है महीने भर में, वो भी बिना किसी टीचर के सिखाता। तुम्हारे पास तो मैं टीचर हूँ, तो तुम तो खुद ही बस सुनो बोलो, सुनो बोलो, सुनो बोलो, डरो मत, शुरू करो बोलना, सही बोलो गलत बोलो। मैंने तो इतनी गलतियाँ करी हैं। परेशानी की बात ये थी कि मेरे दादाजी को भी इंग्लिश बोलनी आती थी और मैं उनके सामने जाके भी गलत सलत बोलती थी, फिर वो मुझे करेक्ट कर देते थे धीरे से। कभी उन्होंने मजाक नहीं उड़ाया मेरा, लेकिन हाँ वो करेक्ट कर देते थे, ठीक है। एक बार मैंने कुछ कॉम्बिनेशन और एक कोई दूसरा वर्ड होता है कंपैरिजन, छोटी सी थी बिल्कुल, 4th-5th क्लास में, तो मैंने ये गड़बड़ किया था, आई मिसयूज्ड द वर्ड, एंड ही सेड दिस इज द वर्ड, ये ऐसे बोलना है, एंड आई लर्नड इट, राइट। तो मेरे को तो गलती करने के लिए भी मौका नहीं मिलता था, क्योंकि सब पकड़ लेते थे। मम्मी पापा नहीं बोलते इंग्लिश, बट मम्मी, दादाजी और घर में और बाकी लोग, ये सबको इंग्लिश आती थी, समझ आती थी, राइट। तो वो प्रॉब्लम हो जाता था कभी कभी। नाउ दिस इडियम, व्हाट इज दिस? ये मैं आप लोगों को बोलती हूँ। आई टेल माई स्टूडेंट्स टू डू दिस ऑलवेज, शूट फॉर द मून, शूट फॉर द मून। कैसे बोल? अच्छा, अब ये यहाँ पर तुमने फॉर द मून तो नहीं सुना मेरे मुंह से। मैंने क्या कहा बेटा? शूट फॉर द मून, फॉर द मून, फॉर द मून, शूट फॉर द मून। नाउ दिस इज बेसिकली ट्राइंग टू टेल यू कि आपको जितना ऊंचा हो सके, जितना बड़ा हो सके, उतना बड़ा टारगेट ले लेना चाहिए। सबसे बड़े सपने देखने चाहिए, ऊंचे लक्ष्य रखो। ये सोच रखना बंद कर दो कि 2000 की नौकरी मिल जाए, 1 जून का खाना मिल जाए, ये रखना बंद करना पड़ेगा। हाँ, 1 जून का खाना मिले, आप खाओ, उसकी कोशिश करो, लेकिन एट द सेम टाइम हर दिन का खाना कंफर्टेबली टेबल पे क्यों नहीं मिल सकता, वो भी अपने दिमाग में रखो। सो ऑल ऑफ यू हैव टू शूट फॉर द मून, फॉर द मून, राइट एवरीवन। कैसे कहेंगे? इवन दो इट सीम्ड इम्पॉसिबल, ठीक है। अभी तुम्हें लग रहा होगा कि बिल्कुल असंभव है मेरी स्थिति को सुधारना, ठीक है। 2 तरीके होते हैं किसी स्थिति को सुधारने के, एक प्यार से, एक झगड़े से। प्यार से पहले कोशिश करनी चाहिए, अगर नहीं सुधर रही है तो बिल्कुल स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ, अपने लिए खड़े हो जाओ, ठीक है, अपने लिए दम दिखाओ।
खड़े हो, फेस करो परेशानी को। किसी इंसान की वजह से परेशानी में हो, छोड़ दो। किसी बाहरी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से परेशानी में हो, रिश्ते नाते सब खत्म कर दो, ठीक है। बिल्कुल जो चीज तुम्हारी पीस ऑफ माइंड को, हेल्थ को, तुमको परेशान कर रही हो, ऐसे खत्म, दैट्स ऑल, ठीक है। एकदम किसी की दबाव में आके, प्रेशर में आके, डर के ऐसे तो फंक्शन ही नहीं करना है। तुम्हें बड़े सपने देखने हैं और उसके लिए बड़ी मेहनत करनी है और उसको पाना है, ठीक है। सो इवन दो, इसके बावजूद भी, हालांकि लग रहा था कि असंभव है, स्वाति डिसाइडेड टू शूट फॉर द मून एंड अप्लाई फॉर हर ड्रीम जॉब। तुम लोग को भी लगता है ना यार, इतनी बड़ी जॉब है, मुझे क्यों मिलेगी, मैं कैसे कर पाऊंगी, तो ऐसे देख के लगता है बेटा दैट दिस इज टू टफ, लेकिन वो होता नहीं है। टफ वफ कुछ नहीं होता है। जिस दिन तुम अपने पे आ जाओगे, तुम सब हासिल कर सकते हो। सो यू नीड टू शूट फॉर द मून, ठीक है। नेक्स्ट इडियम देखते हैं यहाँ पर, स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स, प्रोनाउंसिएशन तो आसान है इसका, स्पिल, इस्पिल नहीं होगा, इस्पिल नहीं, आपको स साउंड को पहले रखना है। स्पिल, 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 स्पिल। तो पहले आप कुकर की सीटी वाला स बोलेंगे, फिर पिल बोलेंगे, स्पिल, स्पिल। स और प के साउंड को जब आप ब्लेंड कर देंगे, देन इट विल बिकम स्पिल। स्पिल द बीन्स, स्पिल द बीन्स। अब यहां पर बात हो रही है कोई ऐसी चीज जो कि एक्चुअली छुपा के रखनी थी, उसको रिवील कर देना, उसका खुलासा कर देना, टू रिवील अ सीक्रेट, ठीक है। खुद से क्या रहते हैं, परेशान। एक तो जो लोग ये हिंदी को इंग्लिश में टाइप करते हैं और गलत करते हैं, उनको स्पेलिंग का कोई अंदाजा नहीं होता। साउंड सुन के बनाया करो ना स्पेलिंग, कम से कम हिंदी टू इंग्लिश तो साउंड सुन के बना ही सकते हो। परेशान क्या होता है, व्हाट इज परेशान, परेशान, PARESHAN, परेशान, है ना। अच्छा ये देखो यहाँ पर, रिवील द सीक्रेट के लिए, टॉम couldn't keep the surprise any longer, so he spilled the beans about the party to his sister। यानी कि वो सरप्राइज को ज्यादा दिन तक छुपा नहीं पा रहा था, तो वो जो सरप्राइज पार्टी थी उसका खुलासा उसने अपनी बहन से कर ही दिया। कई लोगों से बात रखी नहीं जाती है ना, तो वो क्या करते हैं, जाके बता देते हैं कि भाई सुनो, तुम्हारे लिए ऐसा ऐसा सरप्राइज प्लान किया है। तो यहाँ पर भी आप धीरे धीरे, ये जो सेंटेंसेस आपको देती हूँ, इसे धीरे धीरे पढ़ा करिए साउंड चेक करके। टॉम कुंट, अब ये टॉम नहीं है, टॉम नहीं है, ये टॉम है। टॉम कुंट कीप द सरप्राइज, सरप्राइज नहीं, सरप्राइज, एनी लॉन्गर, लॉन्गर, लॉन्गर नहीं है बेटा, लॉन्गर। सो ही स्पिल्ड, सो ही स्पिल्ड द बीन्स, द बोलते वक्त आपकी जो टंग है वो दोनों दांतों के बीच से थोड़ा सा बाहर आती है। सो ही स्पिल्ड द बीन्स अबाउट द पार्टी टू हिज, पार्टी, पार्टी, डोंट से पार्टी, पार्टी नहीं है वो, दैट्स अ पार्टी, टू हिज सिस्टर, टू हिज सिस्टर। मैं ये छोटे छोटे वर्ड्स पे इतना एम्फेसिस इसलिए डालती हूँ ताकि आप लोग समझिए कि आप बोलने में तब अच्छे साउंड करते हैं जब आप बहुत सफाई से बोलते हैं शब्दों को। सो फोकस ऑन लिसनिंग इज ऑल ईयर्स, ऑल ईयर्स, ईयर्स, ईयर, ईयर, ईयर्स, 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 ऑल ईयर्स। बहुत सारे लोग ऑल को आल भी बोलते हैं, विच इज इनकरेक्ट। यहाँ पर ईगर टू लिसन एंड लर्न, ईगर टू लिसन एंड लर्न। अब जब लोगों में किसी बात को सुनने के लिए उत्सुकता होती है, सीखने के लिए उत्सुकता होती है, तो वो कहते हैं आई एम ऑल ईयर्स। जैसे मैं कहूँगी कि बेटा आज मैं प्रोनाउंसिएशन के बारे में बात करने जा रही हूँ, तो आप लोग अक्सर कहते हैं यस मैम, हम बहुत एक्साइटेड हैं। तो आप कह सकते हैं यस मैम, वी आर ऑल ईयर्स, यानी हम आपकी बात को ध्यान से सुन रहे हैं, सुनना चाहते हैं, सुनने वाले हैं, एट्सेट्रा। मैम आई एम ऑल ईयर्स। नेक्स्ट यहाँ पर सेंटेंस देख लीजिए, व्हेन इट केम टू हियरिंग अबाउट द न्यू मूवी, When it came to knowing लिखो पहले तो यहाँ पर,
When it came to knowing about the new movie, Sarah was all ears. जब बात आई नई फिल्म के बारे में जानने की, तो जो सारा थी वो बड़ी उत्सुकता से सुन रही थी. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है. हमारा नेक्स्ट इडियम है कट टू द चेज. अरे कई बार लोग आके बकबक करते हैं और हम उन्हें कहते हैं यार मुद्दे पे आओ, क्या बातें इधर उधर के कर रहे हो, है ना. तो हम उनको कह सकते हैं बडी कट टू द चेज, यानी मुद्दे की बात पर आओ. प्रोनाउंसिएशन क्या है? कट टू द चेज. जल्दी से बोलेंगे तो कट टू द चेज, कट टू द चेज, कट टू द चेज. ठीक है, कट टू द चेज. यू हैव टू फोकस ऑन प्रोनाउंसिएशन एवरीवन, यानी गेट टू द पॉइंट, मुद्दे पर आना. सेंटेंस कैसे बनाएंगे हम लोग यहाँ पर? लेट्स कट टू द चेज एंड गेट टू द मेन पॉइंट. दोनों सेम चीज़ें क्यों लिख दी है? यहाँ पर आप लिख लीजिए दूसरा एग्जाम्पल. लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम एंड कट टू द चेज. तो हम क्या कह रहे हैं कि चलो भाई समय नहीं बर्बाद करते हैं, सीधे मुद्दे पर आते हैं. ठीक है. अच्छा, अगर आप कभी फ्री होना तो मेरे क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दे देना. चलो जी ठीक है, ये भी ठीक है. ऑन द सेम पेज. जब भी कभी दो लोग, चार लोग सब एक ही बराबर होते हैं, एक सिचुएशन में होते हैं या एक जैसा सोच रहे होते हैं, तो हम वहाँ पर इस इडियम को यूज़ करते हैं. हम कहते हैं ऑन द सेम पेज, on the same page, on the same page. And how do you, what is the meaning of this? To be in agreement, एक जैसा सोचना, एक जैसी स्थिति में होना. We both are on the same page. हम दोनों सेम स्थिति में हैं, सेम सोच रहे हैं, एक दूसरे से सहमत हैं, etc. आप सेंटेंस में कह सकते हैं let's make sure we're all on the same page before we start the project. Project एक होता है प्रोजेक्ट, एक होता है प्रोजेक्ट. लेट्स मेक श्योर यानी कि चलो पक्का कर लेते हैं, एक बार श्योरिटी से चेक कर लेते हैं कि हम सभी जो हैं वो सहमत हैं इससे पहले कि हम प्रोजेक्ट को शुरू करें. सो लेट्स मेक श्योर वी आर ऑल ऑन द सेम पेज. यहाँ पर जब मैं क्लास करती हूँ तो मैं भी ये मेक श्योर करना चाहती हूँ दैट ऑल ऑफ अस आर ऑन द सेम पेज. आप और मैं, हम दोनों का सहमत होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि अंग्रेज़ी पढ़ना, अंग्रेज़ी सीखना, अपनी पर्सनालिटी पे काम करना, कॉन्फिडेंस दिखाना, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं. लेकिन अगर आप मेरी तरह नहीं सोचते हैं तो या तो मैं आपका टाइम वेस्ट कर रही हूँ या तो आप मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं. तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम आपस में सहमत हों. इट्स इम्पॉर्टेंट दैट वी आर ऑन द सेम पेज. ओके गाइज, आई होप यू गाइज आर राइटिंग इट डाउन एज वेल. नेक्स्ट देखते हैं ऑल थम्स. अब देखो आपके ये हाथ है, ठीक है, ये जो चार होती हैं इन्हें हम कहते हैं फिंगर्स, उंगलियां. इसे हम कहते हैं थम, राइट. थंब नहीं, थंब नहीं, थम. ठीक है, क्योंकि बी साइलेंट होता है इसमें. तो यहाँ पर आपकी ये चार उंगलियां, ये अंगूठा. ठीक है, अब आप ये पांचों के कॉम्बिनेशन से आप काम कर लेते हो. किसी भी चीज़ को आप पकड़ सकते हो, चाटा मार सकते हो, धक्का दे सकते हो, मल्टीपल थिंग्स, राइट. लेकिन अगर ये चारों उंगलियों की जगह भी ऐसा अंगूठा लग जाएगा तो क्या होगा? आपका हाथ ठीक से फंक्शन नहीं करेगा, राइट. तो अगर कोई ठीक से काम नहीं कर पा रहा है, कोई किसी काम को प्रॉपरली पूरा नहीं कर पा रहा है, तो हम कहते हैं ही और शी इज ऑल थम्स, यानी कि ऑकवर्ड विद योर हैंड. जैसे कुछ लोग होता है, आप उनको एक पेन पकड़ने को बोलेंगे वो गिरा देंगे, उनको कहेंगे एक कप पानी दे दो वो गिरा देंगे, आप कहेंगे शीशा साफ कर दो तोड़ देंगे. तो कुछ लोगों की ये आदत ही होती है, उनसे टूटता फूटता गिरता पड़ता रहता है सब कुछ. तो ऐसे लोगों को हम कहते हैं ही और शी इज ऑल थम्स. यहाँ पर सारा felt all thumbs when she tried to fix the broken vase. सारा को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, उसके हाथ जैसे काम ही नहीं कर रहे थे जब उसने टूटे हुए फूलदान को ठीक करने की कोशिश करी. सो सारा फेल्ट, सारा को महसूस हुआ, ऑल थम्स, ऑकवर्ड विद हर हैंड्स, यानी हाथों का कैसे यूज़ करूं, कैसे ठीक करूं, तो जब उसने कोशिश की फूलदान को ठीक करने की. आई होप यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा ये. नहीं, एक और है, थ्रो इन द टॉवल. अच्छा देखो, टॉवल नहीं होता है,
तुआल नहीं होता है, टावल होता है। क्या बोला मैंने? टावल, वुल। वुल का साउंड आपको सीखना पड़ेगा, ये एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड प्रोनाउंसिएशंस होता है, टावल, टावल। ठीक है, तो अब क्या कहेंगे? थ्रो इन द टावल, यानी टू गिव अप और क्विट, हार मान लेना, यार हमसे नहीं हो रहा है, हम अंग्रेजी नहीं सीख पाएंगे। तो अंग्रेजी अगर रट्टा मार के सीखने चलोगे तो वैसे भी नहीं सीख पाओगे। मुझे कोई डाउट नहीं है इस बात में कि अगर नोट्स और सेंटेंसेस की बात करें तो मेरे से ज़्यादा आपके पास होगा नोट्स, पीडीएफ, कलेक्शन, राइट? लेकिन आप बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि आप लिखना और छपाई करना सीख रहे हैं, आप बोलना तो सीख ही नहीं रहे हैं। और ज़्यादा वक्त की बात नहीं है, 1 महीना 10 दिन आप यू आर गोइंग टू थ्रो इन द टावल, यू आर गोइंग टू थ्रो इन द टावल, यानी कि यू आर गोइंग टू गिव अप, आप हार मान जाएंगे, आप कहेंगे हमसे नहीं हो रहा है। मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हो सकता है। फीलिंग एग्जॉस्टेड आफ्टर आवर्स ऑफ स्टडिंग, कई घंटों की पढ़ाई के बाद, थक जाने के बाद, जॉन डिसाइडेड टू थ्रो इन द टॉवल एंड टेक अ ब्रेक। जॉन डिसाइडेड टू क्विट, उसने कहा भाई अभी तो मैं नहीं पढ़ूंगी, ठीक है, पढ़ूंगा। जॉन ने कहा अभी तो मैं पढ़ाई नहीं कर सकता, मैं बहुत थक गया हूं, राइट? सो ही डिसाइडेड टू टेक अ ब्रेक एंड थ्रो इन द टॉवल, एवरीबॉडी। ठीक है, अभी करते हैं, तुम्हारा स्वागत है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा है रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, मूसलाधार बारिश होना, बहुत ज़्यादा बारिश होना। देखिए, अगर आपको ये कहना है कि बाहर बहुत ज़ोरों की बरसात हो रही है, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स आउटसाइड, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स आउटसाइड। अभी रिसेंटली एक स्टूडेंट कंफ्यूज हुआ तो उसने कहा कैट्स एंड डॉग्स इज हैपनिंग आउटसाइड, विच इज़ इनकरेक्ट। एक तो बच्चे का प्रोनाउंसिएशन रेन की जगह रैन हो जाता है, ये मैंने अभी रिसेंटली जाना है, रैन नहीं होता है, रेन, ए, रेन, रेन, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, मूसलाधार वर्षा होना। ठीक है, तो बहुत भारी बारिश के लिए हम ये इडियम यूज करते हैं। सारा डिडंट वांट टू गो आउटसाइड बिकॉज इट वाज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। सारा बाहर नहीं जाना चाहती थी क्योंकि बाहर बहुत भारी वर्षा हो रही थी, बिकॉज इट वाज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। ये हो गया आपके लिए लास्ट इडियम। यहां पर हमारा पहला वर्ड है हाइपरबोल। ऐसे पढ़ते हैं इसको क्या आप लोग? हाँ ना में जवाब देते चलो और साथ ही साथ सीखते भी चलो। ये एक वर्ड है जो कि आप बहुत यूज करते होगे। अरे वो बहुत बढ़ा चढ़ा के बताता है बातों को, ये तो बहुत बढ़ा के बताया हुआ है, ये ऐसा नहीं है, ये सत्य नहीं है, बहुत एग्जैजरेटेड वर्जन है। तो ये जो बढ़ा चढ़ा के की गई बात होती है, शुद्ध हिंदी में उसको कहते हैं अतिशयोक्ति। क्या कहते हैं? अतिशयोक्ति। लेकिन अंग्रेजी में इसको हाइपरबोल नहीं बोलते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन ऐसे लिखिएगा, हाइपरबली, हाइपरबली, हाई प का साउंड है, ये PUH लिखा है, RUH लिखा है, SUH लिखा है, तो उसको हम प स र ऐसे पढ़ते हैं। सो हाइपरबली, हाइपरबली, दिस इज अ हाइपरबली। इतना भी बढ़ा चढ़ा के नहीं बताना चाहिए ना, ये बहुत अतिशयोक्ति में, यानी बहुत एग्जैजरेट करके आपने बताया है। ठीक है, चलिए अगला वर्ड देखते हैं, ये वाला। ये शायद एक आध बार मैंने पढ़ाया हुआ है, बट दिस इज इंपॉर्टेंट। तो मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में आपको बता दूं तो कोई भी एक बंदा जो अपने आइडिया को शुरू करता है और उसको एक बिजनेस में तब्दील करता है, उस पर काम करता है, राइट? आइडिया से लेके उसको बिजनेस बनाता है, उस बंदे को हम इस नाम से जानते हैं। एंटरप्रेन्योर नहीं है ये, ठीक है? यहां पर ये देखिए उद्यमी, वही बिजनेसमैन टाइप्स आप समझ लीजिए बिल्कुल। तो ये जो है आपका वर्ड कैसे लिखा हुआ है, हमने एंटर लिखा है नहीं, ये जो लिखा है ना दैट इज ऑन्ट्रप्रनर, ऑन्टरप्रनर। ठीक है, प्रेन्योर भी बोलना चाहो तो इंडियन एक्सेंट में आता है, वो आप बोल सकते हो एंटरप्रेन्योर, लेकिन मोर एक्यूरेट प्रोनाउंसिएशन इज एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर, राइट? एंटरप्रेन्योर। सो से इट विद मी, ही इज एन एंटरप्रेन्योर, आई एम एन एंटरप्रेन्योर। मैंने आज ही अपनी गिलास बनाने की कंपनी शुरू करी है, जस्ट से। आजकल आते हैं ना मैसेजेस, स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम होम, प्लास्टिक डिस्पोजेबल
डिशेज, आई डोंट नो व्हाट डू दे कॉल इट, बट वो चल रहा है, तो यू कैन ऑल्सो बी एन एंटरप्रेन्योर। तो एनीवे, एंटरप्रेन्योर प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, ये वाला, जब भी हम बात करते हैं किसी कैटेगरी की, किसी एक शैली की, है ना, पिक्चरों की जब तुम बात करते हो तो एक होती है कॉमेडी, एक होती है थ्रिलर, एक होती है रोमांटिक, तो वो अलग अलग शैलियों में बनाई गई है, मतलब अलग अलग स्टाइल की है, अलग अलग थीम को फॉलो कर रही है। तो जो तुम्हारी ये थीम है, शैली है, स्टाइल है, इसी को अंग्रेजी में लोग कहते हैं जेनरे, जॉनर, राइट, जॉनरा, हिमेश शमिया कॉल्स इट जॉनरा। कुछ लोग कहते हैं यॉनर। यॉनर तो बिल्कुल भी नहीं है, जॉनर भी नहीं है, जेनरे भी नहीं है। प्रोनाउंसिएशन देखिए आप यहाँ पर, द प्रोनाउंसिएशन इज जॉनर। जॉनर, र पे रुक रहे, जॉनरा नहीं है ये, दिस इज जॉनर। जॉनर सिंपल है बिल्कुल, ठीक है। That's very nice, Shruti. Welcome to the class. So pronunciation check करो, इसको कैसे Z और H लिखा है साथ में ना, तो इसमें Z और श का मिक्सचर देना होता है बेटा, ज। ये बिल्कुल आप अपनी जबान के नीचे, जहां पर आपकी टंग कनेक्ट होती है ना, एक कनेक्शन होता है, वहां से ये साउंड आता है, आप कहते हैं ज, ज। So that is genre, genre. This is a genre. What's the genre of the movie? What genre does this belong to? तो genre, अब इतना साफ करके बोलना पड़ता है मुझे कि मेरी खुद की जुबान लड़खड़ा जाती है जब मुझे सिखाना होता है। Generally speaking, it is easy, है ना। What's the genre of the movie? Genre. लेकिन अब genre करते करते वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, बट तुम प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। तो शॉनरा नहीं बोलना है इसको, शॉ नहीं है, रा नहीं है, ज नहीं है, जॉनरा नहीं बोलना है इसको। क्या बोलना है? ज और श का ब्लेंड करना है। क्या कहिएगा? जॉनरा, ठीक है। र हल्का है, इट्स प्री लाइट। नेक्स्ट देखिए, ये आजकल तो क्या, अब तो 10-15 दिन से मैं जिम भी नहीं जा पा रही हूँ, लेकिन जब मैं डाइट पे होती हूँ या जब मैं थोड़ा अच्छा हेल्दी खाना चाहती हूँ तो मैं राइस की जगह इस चीज़ को खाती हूँ, ठीक है। और ये ऐसा थोड़ा हिंदी एग्जैक्टली इसका क्या होता है दैट आई डोंट नो, होता हिंदी है इसका, आई नो, लेकिन ये होता बहुत टेस्टी है। इट्स प्रीटी यमी, लाइट ऑन द गट, एंड चावल जैसा ही होता है एक्चुअली। आई लव राइस। तो इसको बोलते क्या है, अभी आप नज़र इस पे डालेंगे तो इसको आप क्विनोआ बोलते हैं। जैसे क्यू यू का जो साउंड होता है उसको जनरली लोग क्या करते हैं, क्यू कर देते हैं, है ना, और आई लगा है तो क्वी कर दिया, क्विनोआ, है ना, ऐसा हो जाता है। लेकिन बेटा इसका जो नाम है, अच्छा ये इसका नाम नहीं है, ये एक मिस रिप्रेजेंटेशन हो गया नहीं, ये वाला यहाँ पर पेस्ट कर दिया मैंने। एनीवे, इसका जो साउंड होता है दैट इज कीनवा, कीनवा। तो आप लिख लीजिए ना, जैसे आप अंग्रेजी में उत्सुक को कहते हैं कीन, है ना, तो बिल्कुल वैसे कहिए कीन और फिर लिख दीजिए वा। सो क्विनोआ नहीं है ये, दिस इज कीनवा। आई लाइक टू ईट कीनवा, ठीक है। आई लाइक टू ईट कीनवा। कीनवा इज हेल्दी फॉर योर बॉडी और कीनवा इज टेस्टी, जो भी तुम्हें, तो तुम ट्राई करना, सबसे पहले इसको मंगा के एक बार खा के चेक करना, ठीक है। इसको आप कई प्रकार से खा सकते हैं, मैं जनरली दाल के साथ, सब्जी के साथ एंड ऑल ऑफ दैट भी खाती हूँ। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है। मेले में चलते हैं, चलो मेले में चलते हैं। नहीं, मीली है, मीली है, मीली की बात हो रही है। नहीं, पहली चीज़ तो ये जो वर्ड लिखा हुआ है इससे हम सब बहुत भारी भरकम तरीके से अवगत हैं। वी ऑल नो अबाउट इट। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ सड़क चलते लोगों में हाथापाई हो जाती है। हाथापाई सुना है? छोटी मोटी झगड़ा, लड़ाई, छोटी मोटी लड़ाई, दैट्स कॉल्ड अ मेले। व्हाट इज द प्रोनाउंसिएशन? मेले, मेले, पहला में इज लाइट, सो मेले, मेले, right? That's a melee. Now melee नहीं, मेले, okay? That's a melee. And इसको क्या बोलते हैं? दो मीनिंग है। तो जहां भी थोड़ा सा कंफ्यूज्ड क्राउड है, भीड़ है, लोगों में मतलब चल रहे हैं सब इधर, समझ नहीं पा रहे क्या हो रहा है, या कुछ ना कुछ कोई ढूंढ रहा है, तो उसको बोलते हैं मेले। ना दूसरी चीज, मुझे लगता है ये भारत के मेले से ही उठाई गई है। मेरे गांव का मेला काफी प्रचलित है, तो वहाँ बहुत सारे लोग आते हैं वो मेले में, तो उसमें भी यही होता है, हर दुकान पे कोई कुछ ढूंढ रहा है, कोई अपना बच्चे को खो दिया है, अनाउंसमेंट हो रहा है, कृपया चलते रहिए, मेला आपका ही है। तो वही मेले से ये आया है मेरे ख्याल से। लेकिन इसका एक और मीनिंग होता है, छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा, हाथापाई, राइट? देयर वाज अ मेले आउटसाइड,
माई हाउस yesterday, no touch wood there wasn't any. नेक्स्ट देखते हैं ये भाई, ये ये एक प्रोफेशन का नाम है, एक नौकरी होती है, ये काम किया जाता है। क्या काम होता है? हिंदी शुद्ध में कहते हैं नलसाज, जो लोग नल बनाते हैं, आपके ड्रेनेज वगैरह की जानकारी रखते हैं, और मतलब यही बेसिकली आपके इन सारी चीज़ों का, नल का, ड्रेनेज का, सुएज का, इनको काम आता है। प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स होते हैं उस चीज़ के। तो जनरली इंडियन प्रोनाउंसिएशन में ये बन जाता है प्लम्बर। और मैं तो ये भी कहती हूँ कि प्लम्बर बोलना या डम्ब बोलना कोई पाप नहीं है, बिकॉज दैट्स अगेन इंडियन एक्सेंट। लेकिन यार बात ऐसी होती है, कोई शब्द जहाँ से उसका जन्म हुआ उसका उच्चारण भी वहाँ से लेना चाहिए। तो इसीलिए हम इसको जो है अंग्रेज़ों की तरह बोलते हैं प्लम्बर। कैसे बोलेंगे? प्लम्बर नहीं बोलेंगे, प्लम्बर। So please call the plumber. There's a leakage in the washroom. Plumber क्या है? Plumber, 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 plumber. That's it. ठीक है? Next देखते हैं बेटा, ये जो आप लोग हैं, आप सब बहुत शरारती हैं, राइट? Relevant, जर्मेन का मतलब होता है relevant, है ना? जो अभी तुम्हारे इस वक्त के फैशन से कंटेम्प्रेरी जिसको आप बोल सकते हैं, या इस समय में भी वो चीज़ काफ़ी लोग उससे रिलेट कर पा रहे हैं, या वो काफ़ी लोगों को समझ में आ रही है, तो दैट्स कॉल्ड जर्मेन। ठीक है? अच्छा, ये देखिए इस वर्ड को मतलब आई थिंक आउट ऑफ द 100 स्टूडेंट्स दैट आई वुड हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन टू, ज़्यादा लोगों ने इसको मिस्चीवियस ही बोला है। और मिस्चीवियस आया कहाँ से इस धरती पर मैं समझ नहीं पाती, क्योंकि यू हैव टू रीड, राइट? आप कोई भी शब्द सीखते हैं तो आप उसको पढ़ लेते हैं। अब इसको पढ़ा नहीं क्या, क्योंकि वी के बाद आई तो है ही नहीं, तो मिस सही है, ची सही है, बट तुमने ये वियस कैसे बना दिया? मिस्चीवियस क्या होता है? what is mischievous? शरारती, नटखट, शैतान बच्चों को, लोगों को mischievous कहा जाता है। तो mischievous छोड़िए, mischievous. Oh, he's pretty mischievous, yeah. Oh, your young boy is pretty mischievous. काफी शरारती बच्चा है। So mischievous ऐसे, mischievous. अब आज से mischievous नहीं बोलना, he's very mischievous. जल्दी से बोल दिया करो, प्रोनाउंसिएशन सही हो जाता है, जल्दी से बोलने में सही हो जाता है। अकेले प्रैक्टिस करते वक्त धीरे धीरे बोलो, जब बाहर बोलना है तो फटाक से, he's very mischievous, डन, किसी को सुनाई नहीं दे। अरे दिस इज अ ब्यूटिफुल वर्ड बाय द वे। सबसे पहले इसका प्रोनाउंसिएशन देखते हैं। देखो ऐसे देखोगे तो पहले पढ़ोगे मैल, फिर जैसे अप्रोप्रिएट बोलते हो तो अप्रोपिज्म, मैंने सही बोल दिया इसका प्रोनाउंसिएशन। अब कभी कभी लोग इसको मैलाप्रोपिज्म बोलते हैं, मैला नहीं है वो। नाउ देयर इज मैला से मुझे याद आया कि हमारे मतलब जैसे यूपी में हिंदी कई प्रकार से बोली जाती है, एक्सेंट की बात करते हैं, ठीक है? तो जो हम अभी बोल रहे हैं ये काफ़ी लखनऊ का टच है ना? इस तरह से हम लोग प्रॉपर बात करते हैं लखनऊ में। हम, आप, तुम तो बहुत लेटर स्टेज में आता है, बट हम, आप, आइए, जाइए, बैठिए, खाइए, ये हो गया। लखनऊ के काफ़ी नज़दीक एक इलाका है सीतापुर, और वहाँ पर ए को ए कर दिया जाता है। मेले को बोला जाएगा मेला, राइट? केले को बोला जाएगा केला। तो दिस इज मेरी बेस्ट फ्रेंड वहाँ से है, तो मैंने वहीं से सीखा, मतलब उसने मुझे बताया कि ऐसा होता है। तो एनीवे, तो ये जो एक हिंदी में भी एक्सेंट है भैया, लोग अंग्रेजी में अलग अलग एक्सेंट का मजाक उड़ाते हैं, अलग अलग है वहाँ। आयरिश अलग है, स्कॉटिश अलग है, और इंग्लिश अलग है, मतलब इंग्लिश लाइक द इंग्लैंड इंग्लिश। एनीवे, तो इसी तरह से हिंदी में भी बहुत सारे एक्सेंट्स हैं, ठीक है? अच्छा, अब देखिए यहाँ पर ये जो हमारा वर्ड है, इसको मैला नहीं बोलना है, इसको बोलना है मैलप्रोपिज्म। पहले मैलप्रोपिज्म। और ये इतना शानदार वर्ड होता है, कभी कभी होता नहीं है, हम लोगों को दो वर्ड एक जैसे लगते हैं तो हम उनको एक की जगह दूसरा यूज कर देते हैं। जैसे तुमने वर्ड सुना होगा ये वाला मीडियोकर, है ना? जब भी कोई लो क्वालिटी या थोड़ा एवरेज टाइप की चीज होती है तो हम उसको कहते हैं मीडियोकर, है ना? और एक वर्ड होता है मीडिएटर, जो मध्यस्थता करते हैं, बिचौलिए जिनको बोलते हैं, ठीक है? जो दो पार्टी को मिलाने वाले लोग हो गए तो मीडिएटर हो गए। कोई भी, सिर्फ शादी में नहीं होते बिचौलिए, मीटिंग्स में भी होते हैं। अच्छा, अब ये जो दो वर्ड्स हैं इसमें कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं। तो मान लो अगर मुझे कहना है कि योर सिस्टर इज अ मीडियोकर स्टूडेंट, यानी वो एवरेज छात्र है, और उसकी जगह मैं कहती हूँ
कि शी इज अ मीडिएटर स्टूडेंट। तो बेटा दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ malapropism, 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 malapropism. That's one word that you've learned today. सबको सिखा डालना, ठीक है? ओके क्या मैंने सही बोला क्या? सीतापुर वालों के ऐसे नब्स को टच किया क्या मैंने? खैर कोई बात नहीं, बहुत स्वीट लोग होते हैं, मेरी तो बेस्ट फ्रेंड वहां से है। अरे बाप रे। अच्छा ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है? यहाँ तो हिंदी इंग्लिश हमने दोनों लिख दिया। ये है मॉव। हमारे पास एक कलर होता है पर्पल, है ना? पर्पल कलर होता है और पर्पल में बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं। उसको हल्का कर दो, गाढ़ा कर दो, और इस तरीके से बहुत सारे कलर्स बनते हैं। हर कलर फैमिली के बहुत सारे रेंज, मतलब एक बड़ा रेंज होता है। तो पर्पल का ही थोड़ा सा पेल वर्जन जो है, थोड़ा सा डल वर्जन जो है, उसको हम कहते हैं मॉव। तो हर चीज को बैंगनी बोलना बंद करिए, हर चीज को पर्पल बोलना बंद कर दीजिए। आपको दिखा देते हैं कि मॉव कैसा दिखता है। दिस इज मॉव, और इससे भी ये थोड़ा गाढ़ा भी होता है। तो ये भी एक, इसकी भी रेंज है ना भाई। ये थोड़ा ब्राइट मॉव है, एंड देन देयर इज अ डार्कर मॉव। तो कलर होता है। आइंदा से इसको पिंक और बैंगनी ये सब नहीं बोलना, इसको क्या बोलोगे? मॉव। और मॉव कलर की शर्ट और साड़ीज ये बड़ी सुंदर लगती हैं। दे आर इजी टू पेयर अप विथ थिंग्स, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा ये एक वर्ड है, इसका मैंने प्रोनाउंसिएशन लिखा है या नहीं? हाँ जी, नियांडरथॉल, जिसका एक छोटा सा मैं तुम्हें होमवर्क दे रही हूं क्योंकि ये थोड़ा सा स्लैंगिश है, स्लैंग की कैटेगरी में जाता है ये वर्ड, ठीक है? तो लेकिन ये होमवर्क मैं आपको दे रही हूँ कि आप इसका मीनिंग ढूंढिए और कमेंट सेक्शन में मुझे भी बताइए। यस मैम, आप कंपटीशन की वोकैब्स कराइए, इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर कंपटीशन एस्पिरेंट्स। यार बेटा बुरा मत मानिएगा, मुझे ऐसा लगता है जब मैं ये पढ़ाती हूँ तो यहीं से पढ़ लो ना कंपटीशन के लिए। मैं ऐसे एक लाइन खींच के नहीं पढ़ाना चाहती हूँ, ठीक है? इसीलिए तो मैंने चैनल इधर किया है अपना। मुझे ठीक से बस, बहुत बहुत बड़ी दुनिया है, कंपटीशन के बाहर भी दुनिया है और लोग उसको एक्सप्लोर करना नहीं चाहते। मैं हमेशा कहती हूँ यार कि कंफर्ट जोन से निकल जाओ, सेटल करना बंद करो। एक बच्चे ने मुझे जवाब दिया, तुम कंपटीशन के लिए क्यों जाना चाहते हो? कहता अंग्रेजी नहीं बोलनी पड़ती वहाँ, इसलिए। मैंने कहा बहुत तरक्की की तरफ है हमारा देश, लोग एक स्किल नहीं सीखना चाहते। एक भाषा सीख लेने से कभी वो छोटा महसूस कर रहे हैं तो कभी इनसिक्योर हो जा रहे हैं कि हम तो अंग्रेज बन जाएंगे। तो ये सब से मैं इतना पेट भर गया है मेरा, लाइक आई एम डन। अरे बाप रे, गॉडेस वॉडेस नहीं है हम, गॉडेस दुर्गा हैं, सिर्फ वन एंड ओनली, ठीक है? उन्हीं के सारे रूप, आई मीन टू से। ये होमवर्क लिख लिया ना? अगला देखो, फॉक्स। फॉक्स नहीं है ये, दिस इज फॉ, राइट? व्हाट इज द प्रोनाउंसिएशन? फॉ। फॉ अर्थ क्या होता है? नकली, इमिटेशन, आर्टिफिशियल, नॉट रियल। जैसे आप देखते होंगे अक्सर लोग फर लगा होता है उनके स्वेटर में, जैकेट्स में, शॉल में, बट वो असली फर नहीं होता है, क्योंकि जो असली फर होता है वो बड़ा महंगा आता है और वो बहुत ही लग्जरी ब्रांड्स में यूज किया जाता है और अब तो कई जगहों पर प्रतिबंधित है वो, दैट्स प्रोहिबिटेड, ठीक है? तो यहाँ पर हमें समझना है कि फॉ कोई भी ऐसी चीज है जो नकली है। लोग कहते हैं चमड़े का जूता है, चमड़े का जूता नहीं होता है, वो रेक्सीन होता है और या फिर आर्टिफिशियल लेदर अलग अलग तरह से बनता है, तो उसको हम कहते हैं दिस इज फॉ लेदर, नकली, आर्टिफिशियल। फॉ इज द प्रोनाउंसिएशन एवरीवन। नेक्स्ट ये देखिए, घाट हमारे भारत के बड़े प्रसिद्ध हैं, है ना? बेसिकली कोई भी बड़ी वाटर बॉडी है ना, जहाँ पानी है, तो उसके जो किनारे का इलाका होता है, जैसे कनाल है, नदी है, इन सब के जो साइड का एरिया है, जिसको हम जनरली घाट कह रहे हैं। घाट तो काफी पायस हो जाता है, लेकिन घाट की अंग्रेजी होती है ये वर्ड, और इसका उच्चारण कुए नहीं है बेटा। दिस इज नॉट कुए, द प्रोनाउंसिएशन इज की। व्हाट इज द प्रोनाउंसिएशन? की, KEE, दैट इज की, ठीक है? सो नेक्स्ट देखते हैं यार, एक्सपर्ट इन टेस्ट। अब लोग इसे कहते हैं कि खाली, अच्छा पहले तो प्रोनाउंसिएशन में कॉनोइजियर, अब ये शायद मैंने सही बोल दिया लास्ट वाला। एनीवे, इसमें काफी कंफ्यूज, कनोशर, ये मैं भी हो चुकी हूँ कंफ्यूज्ड, इसलिए मुझे ज्यादा प्रोनाउंसिएशंस पता होते हैं। लेकिन इसका मीनिंग क्या होता है? सबसे पहले देखो, जैसे कुछ लोग होते हैं वो एक्सपर्ट होते हैं उस टेस्ट के मामले में, और टेस्ट खाली खाने का नहीं होता है,
टेस्ट म्यूजिक का भी हो सकता है, टेस्ट परफ्यूम्स का, मतलब चॉइस के सेंस में परफ्यूम का भी हो सकता है, टेस्ट कपड़ों का भी हो सकता है, राइट। तो कोई भी एक बंदा, इंसान जो एक विशेषज्ञ है किसी चॉइस में, किसी चीज की चॉइस में, तो उससे हम ये वर्ड से बुलाते हैं, प्रोनाउंसिएशन ध्यान से देखो, कॉनिसर। कॉनिसर, ही इज अ कॉनिसर ऑफ म्यूजिक, यानी कि वो अच्छी म्यूजिक का विशेषज्ञ है, यानी उसका जो टेस्ट है, जो चॉइस है म्यूजिक की, बहुत तगड़ी है। तो ऐसे लोगों को जिनका टेस्ट, चॉइस, पसंद अच्छी होती है, उनको हम कॉनिसर कहते हैं। कॉनिसर डेफिनेटली खाने के होते हैं, ड्रिंक्स के होते हैं, लेकिन फिर उसके अलावा म्यूजिक के होते हैं, फैशन के होते हैं, और जिस भी फील्ड में इफ यू आर एन एक्सपर्ट इन टर्म्स ऑफ choosing, in terms of taste, you can be called a connoisseur. The pronunciation is connoisseur, connoisseur, right? Simple. सबसे पहले आइए देखते हैं आपका पहला वर्ड। जब भी हमें ये कहना होता है कि यार हो सकता है कि शायद आज क्लास ना हो। ओके, एनीवे, तो कभी कभी हमें ऐसा बोलना होता है ना, टेलीग्राम पर कब होगी क्लास? टेलीग्राम पे नहीं बेटा, एक दिन एक काम करते हैं, तुम्हारे फोन पे जो मैसेज करती हूँ ना, तो मैसेज पे क्लास करते हैं तुम्हारे लिए हम। भोलेनाथ, क्या करें भाई। बहरहाल, आइए शुरू करते हैं आपकी आज की क्लास। आपके फ्रेज हो सकता है, एक दिन हो सकता है कि इकरा हम टेलीग्राम पर क्लास ले लें। हो सकता है कि अंग्रेजी हो जाती है सिंपल, मे बी। अब मे बी नहीं बोलना है, इट इज मे बी, दैट्स इट। इट्स अ वेरी लाइट मे बी, राइट। मे बी, मी बी, ये सब नहीं करना है, गलत मत बोला करो, बहुत क्लियर रहो। हो सकता है आज क्लास नहीं होगी, मे बी देयर विल नॉट बी एनी क्लास टुडे। मे बी सिंपल रखो, लाइट रखो और बोलकर करेक्ट करो, ठीक है। ओके, मूविंग ऑन एवरीवन। ठीक मतलब इट इज ओकेश है, ठीक है, एवरेज है, जिस चीज को भी हम कहना चाहते हैं बहुत बुरा या बहुत अच्छा नहीं है, समवेयर इन द मिडल है, कहीं बीच में पड़ रहा है, तो हम उसे कहते हैं इट्स सो, है ना। ये क्लास कैसी होती है? सो, ठीक होती है, ठीक ठाक या ठीक, आप जो भी बोलते हो, जिस भी चीज को आप एवरेज कहना चाहते हो, मीडियोकर कहना चाहते हो, क्योंकि ये दोनों वर्ड्स मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ इस सीरीज में। मीडियोकर का मतलब क्या होता है कि कहीं बीच में गिरने वाली चीज, एक एवरेज चीज, ठीक है। और सो का भी अर्थ ये होता है कि हाँ बस है, वही सही है, ओकेश है, ओकेश चीज को हम बोलते हैं सो। तो जैसे द पिज्जा एट द न्यू कैफे इज सो, यानी नए कैफे का जो पिज्जा है वो बस ओकेश सा है, एवरेज सा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बस यूं ही। और यहाँ कैसे आना हुआ? बस ऐसे ही आ गए, ऐसे ही मुंह उठा के घूमने आ गए। अरे ऐसे मुंह उतार के क्यों बैठे हुए हो? बस ऐसे ही शांत बैठने का मन था, बस ऐसे ही। तो हम लोग बहुत कॉमनली यूज करते हैं अपना फ्रेज बस यूं ही। और कैजुअली सिटिंग, कैजुअली केम टू सी यू, बस ऐसे आ गए तुमसे मिलने, कैजुअली केम टू सी यू। ऐसे क्यों बैठे हुए? कैजुअली सिटिंग, क्या कर रहे हो? बस ऐसे ही बैठे हुए हैं, कैजुअली सिटिंग। तुम कल ऑफिस क्यों नहीं आए? बस यूं ही मन नहीं था, कैजुअली डिडंट फील लाइक कमिंग, है ना। कैजुअली जो होता है, जब भी हमें ये कहना होता है कि बस ऐसे ही, कोई रीजन नहीं था, बस ऐसे ही, तो बस ऐसे ही के सेंस में हम कहते हैं कैजुअली। प्रोनाउंसिएशन सुनिएगा, इट इज नॉट कैजुअली, कैजुअली नहीं है ये, कैजुअली भी नहीं है, कैजुअली है। ट्रेजर, प्लेजर, कैजुअली ज है ये, है ना। जैसे उस दिन जॉनरा सिखाया था, वैसे ही ये भी ज का साउंड है, दिस इज कैजुअली। मूविंग ऑन, कुछ अटपटा सा लग रहा है, ये ठीक से फिट नहीं हो रहा है, बड़ा नॉर्मल सा नहीं लग रहा है, ये थोड़ा अटपटा लग रहा है देखने में। तो अटपटा की अंग्रेजी हो जाती है
awkward, this is looking a little awkward. ये शर्ट इस पैंट के साथ थोड़ी अटपटी लग रही है. The shirt is a little awkward with this pant. तो जब भी कोई चीज़ मैच नहीं कर रही है, ठीक से सेट नहीं हो रही है, थोड़ी अटपटी सी दिख रही है, या कोई इंसान थोड़ा अटपटा सा लग रहा है, किसी का व्यवहार थोड़ा अटपटा सा लग रहा है, तो हम कहते हैं his behavior was a little awkward today, और he looks a little awkward, थोड़ा अटपटा सा लग रहा है यहाँ पर, awkward सा लग रहा है यहाँ पर. तो awkward, awkward नहीं, it is awkward. ओ का साउंड एंड देन वर्ड, वार्ड भी नहीं. ठीक है, सो ऑकवर्ड बोलिए. नेक्स्ट देखते हैं जिद्दी. बहुत ही जिद्दी स्टूडेंट्स हैं, एक सवाल को पकड़ लेंगे तो उसी के पीछे लग जाएंगे और पूरी क्लास वेस्ट कर देंगे. जिद्दी, जिद्दी नहीं होता है, पहले तो हिंदी ठीक करिए. जिद्दी नहीं होता है, जिद्दी होता है. एंड इन इंग्लिश यू से स्टबर्न. स्टबर्न, स्टबॉर्न नहीं, स्टबॉर्न नहीं होता है ये, दिस इज स्टबर्न. ही और शी इज वेरी स्टबर्न. अच्छा, ये यार ये पेन का निशान लग गया है, बहुत ही जिद्दी है, हट नहीं रहा है यहाँ से. तो जब कोई मार्क लग जाता है, निशान लग जाता है, स्टेन लग जाता है और वो हट नहीं रहा होता है, तो हम कहते हैं दिस इज अ वेरी स्टबर्न स्टेन. बहुत ही जिद्दी दाग है, स्टबर्न स्टेन है. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं घमंडी. ये तो बहुत ही घमंडी टीचर है, बहुत ही घमंडी इंसान है, घमंडी स्टूडेंट है. तो वैसे तो किसी को घमंडी होना नहीं चाहिए, अगर कोई घमंडी है तो उसको बोलना नहीं चाहिए, so on and so forth. है ना. तो घमंडी वर्ड बड़ा खराब लगता है. मुझे एक बार किसी ने घमंडी बोला था, मैंने कहा मैं हर तरह से बुरी हो सकती हूँ बट आई एम नॉट घमंडी. एंड घमंडी को अंग्रेजी में लोग कहते हैं प्राउडी. ही और शी इज वेरी प्राउडी. प्राउडी इज नॉट इवन अ वर्ड. प्राउडी जो है कोई वर्ड ही नहीं है. घमंडी के लिए हम कहते हैं एरोगेंट. एरोगेंट प्रोनाउंसिएशन क्या है? एरोगेंट. एरो, ए और ओ पे, एरोगेंट. एरोगेंट आप साथ में बोल करके चेक किया करिए. वल्नरेबल, 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 वल्नरेबल नहीं, वल्नरेबल. ठीक है. नेक्स्ट, काश ऐसा होता, काश ऐसा होता. काश का जो एक भाव है ये क्या दिखाता है? हम लोग कब कहते हैं काश? जब भी हम एक अनफुलफिल्ड विश की बात करते हैं ना, कोई ऐसी इच्छा की बात करते हैं जो कि पूरी नहीं हुई है ना. अगर मैं ये कहूँ काश मैं चिड़िया होती, I wish I were a bird. I wish I was a bird नहीं, I wish I were a bird ऐसे बोला जाता है. ठीक है, तो काश के लिए सबसे पहले I wish, काश लाइट आ जाए. I wish electricity comes back, right? और द पावर इज बैक और द करंट इज बैक. ये सारे सही होते हैं. कहीं तो लोगों ने डिक्लेयर कर दिया इलेक्ट्रिसिटी कम्स बैक, कुछ होता ही नहीं है, पावर इज ऑन होता है, कुछ ऐसा बताया था. Which is again unnecessarily confusion नहीं क्रिएट करना चाहिए. कसम से मैम मैं रोज रिवाइज करता हूँ, बस बोल नहीं पाता हूँ. कसम से, हाउ डू यू से दैट इन इंग्लिश? कसम से को अंग्रेजी में कैसे बोलते हैं? फटाक से देखेंगे आपका अगला फ्रेज विच इज आई स्वेयर नहीं, स्वेयर नहीं. देखो जब तुम ये लिखते हो कि टीयर, उसकी आंखों में आंसू थे, टीयर. ठीक है, लेकिन ये क्या है? आई स्वेयर. क्योंकि अगर हम बात करते हैं जैसे पेज को फाड़ने की, पेज पन्ना होता है जो पेज, उसको फाड़ते तो कहते हैं शी टोर द पेज. डोंट टेयर द पेज. टेयर, टेयर ये पेज फाड़ने की जब बात होती है, किसी भी चीज को चीरने की बात होती है, तो वहाँ चीरना तो कुल्हाड़ी से हो जाता है, फाड़ने की बात करते हैं तो कहते हैं टेयर. ये होता है टीयर, आंसू होता है टीयर. और ये जो कसम से का साउंड है वो इसकी जैसा होता है स्वेयर. आई स्वेयर आई एम नॉट लाइंग. मैं कसम से झूठ नहीं बोल रही हूँ. आई स्वेयर आई एम नॉट लाइंग. मैं कसम से पढ़ाई कर रही हूँ. आई स्वेयर आई एम स्टडिंग. तो आप ये छोटी छोटी चीजें जो हैं इसको अगर बदलेंगे ना अपने अंदर, छोटी छोटी हिंदी बोल रहे हैं ना, उसकी जगह पहले छोटा छोटा इंग्लिश लेकर के आइए. फिर बाद में आपको मैं बड़े सेंटेंसेस भी सिखा दूंगी. फिलहाल कुछ नहीं होता है, फिलहाल. फिलहाल यानी कि प्रेजेंट वक्त में. फिलहाल हम अंग्रेजी सीख रहे हैं. फिलहाल का मतलब हो जाता है एज ऑफ नाउ, अभी. फिलहाल हम क्या कर रहे हैं? अभी हम क्या कर रहे हैं? फिलहाल हम अंग्रेजी सीख रहे हैं. एज ऑफ नाउ वी आर लर्निंग
लर्निंग इंग्लिश। फिलहाल काम पूरा नहीं हुआ है, एज ऑफ नाउ द वर्क इज नॉट कंप्लीटेड। फिलहाल वो सो रही है, एज ऑफ नाउ शी इज स्लीपिंग। तो फिलहाल यानी अभी, जब भी तुम बोलना चाहते हो ना अभी तक, अभी या अभी तक, एज ऑफ नाउ लगा करके आपको बोलना है, और नाउ नहीं होता है, ठीक है। मैम आज 12 बजे क्लास नहीं हुई थी। अच्छा, 12 बजे की क्लास हुई थी और बहुत कायदे से हुई थी, जूम पे हुई थी, आप आई नहीं थी क्लास में, वो बात अलग है। नेक्स्ट, भरोसा करना, किसी पर भरोसा करना। अगर मैं कहूँ कि मैं तनु पर बहुत भरोसा कर सकती हूँ, इसका मतलब, इसको अंग्रेजी में कहेंगे आई कैन कंप्लीटली रिलाई अपॉन तनु। भरोसा करना, किसी पर निर्भर हो सकना, किसी पर विश्वास रखना, की अंग्रेजी हो जाती है टू रिलाई अपॉन। आई कैन कंप्लीटली रिलाई अपॉन तनु, ठीक है। इस तरह से हम बोलते हैं भरोसा करने की अंग्रेजी रिली नहीं है ये, दिस इज नॉट रिली। क्या प्रोनाउंसिएशन है? रिलाई, रिलाई बोलते इसको, ठीक है। अच्छा, मूविंग ऑन एवरीवन, हमेशा के लिए, मुझे हमेशा के लिए शांति चाहिए, आई वॉन्ट पीस फॉर एवर। हमेशा के लिए शांति का मतलब ये तो नहीं कि इंसान मर जाए, क्योंकि जब तक हम जिंदा रहते हैं अप्स एंड डाउन्स तो लगे रहते हैं। नहीं, मुझे हमेशा के लिए शांति नहीं चाहिए, मुझे जिंदा रहना है, मुझे अपनी ज़िंदगी से बहुत प्यार है, मेरी ज़िंदगी में खुशी और दुख बहुत है, भर भर के हैं, लेकिन मुझे फिर भी जिंदा रहना है। पूछो क्यों? क्योंकि तब तक, जब तक मैं जिंदा हूँ तभी तक तो मेरे पास ये चांस है ना कि मैं अपनी खुशी को सेलिब्रेट और दुख को सुधार के खुशी बना सकती हूँ, राइट। मर गई तो फिर तो कहानी खत्म हो गई। आप लोगों को पता होगा एक हार्ट का टेस्ट होता है, इफ इट्स वर्किंग प्रॉपरली और नॉट। प्रिसाइजली ये नहीं पता कि वो क्या क्या चेक करता है, बट उसमें हार्ट बीट बन के आती है। ईसीजी रिपोर्ट जो होती है ना, तो वो ऐसे 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 दिखाता है, ठीक है। अब अगर वो ऐसे 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 चल रहा है, ऐसे होता जा रहा है, चल रहा है, तब तो मतलब कि वो सही चल रहा है। जहां पे ये चीज जाकर ऐसे ऐसे की जगह ऐसे हो गई, जहां पर बिल्कुल सपाट हो गई, स्मूथ हो गई, कहते हैं वहां पर जीवन लीला समाप्त हो गई, है ना। जिंदगी भी बिल्कुल ईसीजी जैसी होती है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे लगा हुआ है, और जब तक ऊपर नीचे लगा हुआ है तब तक जिंदगी चल रही है। जब कहते हैं बिल्कुल सुकून पड़ गया, बिल्कुल शांति आ गई, अब कुछ बदल नहीं रहा है, कुछ ऊंच नीच नहीं हो रही है, यानी जिंदगी समाप्त हो गई। समझ रहे हैं? तो ठीक है, मूविंग ऑन। अरे यार, ये तो कुछ कर भी नहीं सकते। हमेशा के लिए की अंग्रेजी होती है फॉर एवर। फॉर एवर, फॉर एवर नहीं, फॉर एवर नहीं, फॉर एवर, फॉर एवर, फॉर एवर, फॉर एवर, साथ में बोला करो। फॉर एवर, आई वॉन्ट टू बी फ्रेंड्स विद यू फॉर एवर नहीं, फॉर एवर, आई वॉन्ट टू बी फ्रेंड्स विद यू फॉर एवर। फॉर एवर, फॉर ए पर ध्यान दो, ठीक है। नव्या, आई एम रिलाई ऑन उदिशा मैम नहीं होगा, आई रिलाई ऑन उदिशा मैम, मैं उदिशा मैम पर विश्वास करती हूं, एम की जरूरत नहीं है यहां पर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, कल सब लोग क्लास में टाइम से आ जाना। आप बोलेंगे ठीक है मैम, अंग्रेजी में आपको कहना है ऑल राइट मैम, ऑल स्पेस राइट, ऑल राइट मैम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं गाइस। एक बार कोशिश तो करो, एक बार कोशिश तो करो, एक बार बोलो। एक बार जो हमारा वर्ड होता है उसके लिए बड़ा ही सिंपल सा वर्ड है वंस। वंस, स से सरौता है ना, वंस कैसे कहते हैं? वंस। एक बार मौका तो दो, गिव मी अ चांस वंस। एक बार बोलो तो स्पीक वंस। एक बार कोशिश तो करो, ट्राई वंस। तो वंस जो है वो तुम्हारे लिए एक बार का काम बड़ी आसानी से कर देता है, ठीक है। जितने भी बच्चे पेड बैच से हैं, आपको सिर्फ अपनी अड्डा 24/7 ऐप पर 12 बजे क्लास खोल लेना है, ठीक है। क्लास में जब आप आएंगे तो आपको वहां पर आपकी जूम क्लास का लिंक दे दिया जाता है, क्योंकि वो सिर्फ पेड क्लास के बच्चों के लिए है। मूविंग ऑन एवरीवन, हमेशा तो हो गया, ऑलवेज। अच्छा, हमेशा के लिए फॉर एवर, और ये हमेशा बोलती रहती है, शी इज ऑलवेज स्पीकिंग। ऑलवेज, ऑलवेज नहीं है ये ऑलवेज है, ऑलवेज, ऑलवेज, शी इज ऑलवेज स्पीकिंग। बहुत ज्यादा आपको एक्सेंट देना है तो एल हटा दो,
ठीक है, लेकिन अगर इंडियन एक्सेंट रखना है तो आप कहते हैं ऑलवेज, 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 हार्ड साउंड नहीं, ठीक है। ये किसका है, ये किसका फोन है, किसका की अंग्रेजी बड़ी आसान हो जाती है, whose, whom नहीं, whom नहीं, who नहीं, ये किसका फोन है, whose, WHOSE, whose phone is this, whose phone is this। नेक्स्ट देखते हैं गाइस, अच्छा किसका तो हमने कर लिया राइट, हाँ ये हो गया, कुछ गड़बड़ है, समथिंग्स रॉन्ग, हाँ ठीक है। देखो 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 क्या हो रहा है, देखो देखो, इधर देखो उधर देखो, अंग्रेजी में कहते हैं लुक, लुक, ठीक है, लुक कहते हैं, सी नहीं, वॉच नहीं, मत करो, लुक बोलो, तुम लुक बोलो, सी, वॉच और लुक तीनों में फर्क होता है, ठीक है। इस फोटो को देखो, लुक एट दिस पिक्चर, लुक एट दिस पिक्चर, ठीक है। अच्छा वहां देखो, लुक देयर, यहां देखो, लुक हियर, राइट। टीवी देखो, वॉच टीवी, मूवी देखो, वॉच मूवी। क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है, कैन यू सी, दिखाई दे रहा है, नेचुरल एबिलिटी की बात होगी तो सी हो जाएगा, ठीक है। टीवी मूवी के लिए मैं रोज लिख के ही लाती थी, तब मैंने आपको क्लास में ही नहीं देखा। मूविंग ऑन, अनेक, बहुत सारे, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, आई हैव मैनी फ्रेंड्स। अनेक का मतलब बहुत सारे, और उसकी अंग्रेजी मैनी, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, आई हैव मैनी फ्रेंड्स। एंड देन नेक्स्ट, मेरे कुछ दोस्त हैं, आई हैव सम फ्रेंड्स। मैनी और सम आप वहां पर नहीं, एक्चुअली वेट करिए, मैनी को आप यूज करिए जब आप किसी चीज को गिन सकते हैं। जैसे अगर तुम्हें कहना है यहाँ कितना सारा पानी है, पानी को आप गिन तो नहीं सकते हो ना कि एक वाटर, 2 वाटर्स, 3 वाटर्स, गिन नहीं सकते पानी को, वो अनकाउंटेबल है। तो वहां पर कहेंगे देयर इज सो मच वाटर हियर, यहाँ कितना ज्यादा पानी है। लेकिन जिस चीज को तुम गिन सकते हो उसे कहते हैं मैनी। यहाँ कितनी सारी किताबें हैं, देयर आर सो मैनी बुक्स हियर। फिर कुछ की बात करते हैं, सम की बात करते हैं, सम जो है वो अनकाउंटेबल में जाता है। यानी कि अगर मुझे कहना है कि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ जानकारी है, जानकारी को गिन नहीं सकते हैं, आई हैव सम इंफॉर्मेशन फॉर यू, सम इंफॉर्मेशन, ठीक है। मैं लिखित तौर पे दे सकती हूँ कि इकरा खान जो है वो पेड बैच में है नहीं। जितनी इनकी हिम्मत हो रही है मेरे रोकने के बाद भी, बोलने के बाद भी, और ये लगातार कमेंट कर रही है, ये है नहीं पेड बैच में, क्योंकि पेड बैच का बच्चा इतनी देर में समझ जाता कि ये नहीं करना है, ठीक है। तो इनकी मदद करने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत जब हमें बोलना होता है, बहुत, वो भी अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल के लिए, जैसे आटा, दाल, चावल, चीनी, तेल, दूध, मिल्क, पानी, वाटर, इन चीज़ों को आप गिन नहीं सकते हो, तो वहाँ पर हम मैनी नहीं कहा करते हैं, वहाँ पर हम क्या कहते हैं, मच कहते हैं। यहाँ पर कितना सारा अनाज है, सो मच ऑफ ग्रेन्स हियर, ग्रेन हियर। एक्चुअली ग्रेन्स को वेराइटी में ले लेते हैं ना, तो वो ग्रेन्स हो गया। लेकिन यहाँ चीनी कितनी ज़्यादा है, देयर सो मच ऑफ शुगर हियर, या इस केक में कितनी ज़्यादा चीनी है, देयर सो मच ऑफ शुगर इन दिस, सो मेनी ऑफ शुगर कभी नहीं बोलिएगा, ठीक है। मूविंग ऑन एवरीवन, के बारे में, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, के बारे में, अबाउट। देखो इसके बहुत सारे सिनोनिम्स हो सकते हैं और के बारे में बोलने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बट क्योंकि अब मैं अभी आपकी शुरुआत करवा रही हूँ तो मैं ये चाहती हूँ कि आप बिल्कुल आसान चीज़ों को देखो और यूज़ करना शुरू करो। हम उड़ीसा के बारे में बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट उड़ीसा, ठीक है। तो आपका वर्ड हो गया, बच्चों वाली इंग्लिश पढ़ रही है या पढ़ा रही है